कैसे हैं सब लोग? मेंस लिखने वाले हैं आप लोग ना अभी? कुछ लोग लिखने वाले हैं, कुछ लोग नहीं लिखने वाले हैं। 68 लिखेंगे कुछ लोग 67 भी लिखेंगे ना आप में से? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। कुछ लोग लिख ही रहे होंगे, हाँ चलिए, अच्छी बात है। तो बहुत लोग करंट के बारे में ना बहुत कुछ बोलते हैं। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो बहुत सारे लोग करंट के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं कि मुश्किल है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। स्टैटिक पढ़ना इजी पड़ता है। हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन रट लो, हो जाता है काम। 10-15 क्वेश्चन करके हिस्ट्री में। पॉलिटी में 20-25 कर लो। इकोनॉमी में वही 20-25-30 करते होंगे आप लोग। साइंस टेक में भी उतना ही करते हैं। लेकिन करंट में तो 20-15-20 टॉपिक करके शायद किस्मत साथ ना दे, ऐसा हो सकता है। जानते हैं ना आप लोग? करंट का क्वेश्चन देखे होंगे कि बहुत डायनेमिक आता है। कई बार ऐसा होता है कि समझ ही नहीं आया कि किस्मत चलेगा कि नहीं चलेगा, काम करेगा कि नहीं करेगा। ये सब लेके डाउट होता है आप लोगों को। तो घबराहट होती है सबको कि करंट में क्या होगा, क्वेश्चन नहीं लड़ेगा तो कैसे लिखेंगे, ब्लैंक पड़ जाएंगे वहाँ पे। 38 नंबर का क्वेश्चन है, छोड़ के आना पड़ेगा हमको बिल्कुल। तो ये सब इशू रहता है करंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि जो नया क्वेश्चन आ गया, जो नहीं पढ़े हैं, तो उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जितना भी टॉपिक है करंट में, जो कि हम शॉर्ट लिस्ट किए हैं। और जो लिस्ट हम बनाए हैं अभी, बीपीएससी के जितने लोग मेंस दे रहे हैं सबके पास होगा मेरे ख्याल से। जितने भी लोग मेंस दे रहे होंगे शायद आपके पास भी होगा। आपको पता नहीं होगा, देखिएगा मेरा ही लिस्ट होगा वो। तो सबके पास मेरा लिस्ट सर्कुलेट हो चुका है टेलीग्राम के थ्रू या जैसे भी। काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं उस चीज़ को। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम ऑलरेडी शॉर्ट लिस्ट कर चुके हैं करंट अफेयर्स में। कोई बात नहीं, नहीं मिला होगा लेकिन आप किसी फ्रेंड से पूछेंगे तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा आपको वो चीज़। नहीं, वो मेरा दिया हुआ नहीं है, वो लोग सर्कुलेट कर रहे हैं अपने आप ही। तो बस ये बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी है शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं हम। बहुत ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन उसी में से आएगा। 5 क्वेश्चन करंट में आता है जिसमें 3 करना होता है, जानते हैं आप लोग, है ना? तो जितना टॉपिक मेरे पास है, जितना शॉर्ट लिस्ट किए हैं, ज़्यादा चांस है कि उसमें से आ ही जाएगा। अगर बाई चांस क्वेश्चन नहीं आता है तो हम कुछ ऐसा टिप्स देंगे आप लोगों को कि कुछ भी नहीं आते हुए, एकदम ब्लैंक रहते हुए भी एक एवरेज आंसर कैसे लिखा जाता है। 38 नंबर में से कैसे आप 17-18 नंबर स्कोर कर ले, तो वो भी बताएंगे आपको हम। कुछ अच्छा तरीका, लेकिन वो बाद में बताएंगे। क्योंकि पहले आप लोगों को एग्जैक्ट आंसर सीखना है। 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर वाला आंसर लिखना सीखना है। तो इसलिए हम लोग पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो एक एक करके हम लोग सब टॉपिक्स देखते जाएंगे। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, श्रीलंका क्राइसिस हो गया, ऐसे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम बताइए आप लोग जो लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। इंडो पैसिफिक हो गया, क्वाड हो गया, ऑकस हो गया, I2U2 हो गया, और बताइए आप लोग बोलिए। G20 हो गया, और बोलिए। बिम्स्टेक है, और बताइए। सार्क है, इंडिया बांग्लादेश है, और बोलिए टॉपिक। एशियान है, RCEP है। कुछ बोलिए आप लोग, शांत हैं, बोलिए कुछ टॉपिक बोलिए करंट में जो लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट फील होता है आप लोगों को। COP27 जो भी हुआ है, और टॉपिक अफगानिस्तान है, और IPEF है। जितना टॉपिक आप लोग बताए हैं ना, सारा का सारा टॉपिक इंक्लूडेड है मेरे लिस्ट में। एक एक टॉपिक है, इससे ज़्यादा भी है कुछ, हम लोग सब टॉपिक देखेंगे। SCO भी है, वो भी है इंक्लूडेड। तो आइए, तो ये सारा टॉपिक इंक्लूडेड है लिस्ट में। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कोई छोड़ेंगे नहीं हम। सारा का सारा टॉपिक कराएंगे आप लोगों को। तो वैसे आप लोग मुझे जानते नहीं है, लेकिन आप लोग शायद बिहार से हैं तो। अच्छा, आप जानती हैं मुझे, ओके, पर्सनली जानती हैं क्या? नहीं, न्यूज़ वगैरह कुछ, यूट्यूब। ओके ओके। तो आप लोग शायद मुझे जानते नहीं है, लेकिन शायद मेरा एक न्यूज़ कुछ काम था मेरा, शायद उसको आप लोग न्यूज़ के थ्रू जानते होंगे। 2017 में प्रकाश उत्सव हुआ था, 350वां। शायद आप लोग न्यूज़ पढ़े होंगे, देखे भी होंगे। तो उस टाइम हम पटना सिटी में पोस्टेड थे, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बिजली विभाग की तरफ से, बिहार सरकार में। हाँ, BSPCL में। तो उस टाइम हम ही पोस्टेड थे, और कहीं ना कहीं वहाँ का बिजली का सारा काम कराने का क्रेडिट मेरे पास ही है। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, जैसे ही बोलिए। तो काफ़ी अच्छा मौका मुझे उस टाइम मिला था बिहार सरकार में काम करने का। मनु महाराज जो उस टाइम के पटना के SSP थे, और संजय अग्रवाल जो पटना के DM थे उस टाइम पे, उन लोगों के साथ काम करने का, पर्सनल मीटिंग करने का, शॉर्ट कम लोगों के बीच में। और सबसे यंग शायद हम ही थे वहाँ पे उस टाइम पे जो पोस्टेड थे। क्योंकि बाकी लोग 35-40-45 साल के, 50-50 साल के लोग थे। तो कई बार मुझे लोग देख के बोलते थे कि ये कौन है। ऐसा तो नहीं घूमते फिरते आए और बैठ गए उनके मीटिंग में। जहाँ पे SSP बैठे हुए हैं, DM बैठे हुए हैं उन लोग की मीटिंग में। तो हाँ, मैं बहुत ही कम एज में मुझे नौकरी मिल गई थी उस टाइम पे, मैं काफ़ी यंग था।
मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी मंडी से। तो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज मिला मुझे उस चीज़ का कि थोड़ा सा लाइफ में चीज़ें ईजी पड़ती गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर बीपीएससी में क्वालिफाई किए हैं, जेडी को पोस्ट मिला बीपीएससी में, तो इस उसमें आईटी का कोई रोल नहीं है। ऐसा सब लोग बोलते हैं कि आप आईटी से आप सब कुछ कर लेंगे, इजी पड़ता है आपको सब कुछ, लेकिन ऐसा कोई रोल नहीं है, क्योंकि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों डिफरेंट चीज़ है। तो वापस से हमको पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो कि स्कूल डेज में हमको सबसे मुश्किल लगता था, वापस से पढ़ना पड़ा। और पूरा प्रिपरेशन करते 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 इस फेज़ को क्रॉस किए और फिर सिलेक्ट हुए बीपीएससी में हम। तो यही सब चीज़ है। और मेरा मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके सिर्फ 25 दिन पहले हम जगह थे ऐसा बोल सकते हैं। मतलब सिर्फ 25 दिन बचा हुआ था मेरे मेंस एग्ज़ाम में, तो हम स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करना शुरू किए थे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, लेकिन बहुत रिवार्डिंग नहीं रहा। तो अ, तो फिर भी ठीक ठाक रहा। जो हम करंट पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ये पेपर 1 में आता है, GS 1 में आता है। और 25 दिन की प्रिपरेशन में जितना भी कम टाइम था मेरे पास, उस टाइम में जितना भी प्रिपेयर कर सकते थे हम। और तो उसके प्रिपरेशन के हिसाब से मुझे 183 आया GS 1 में, जो कि कह सकते हैं कि एवरेज से ऊपर ही नंबर है पेपर 1 में। तो ठीक है। और आप लोग तो फिर भी मेरे से ज़्यादा दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग का तो चांस अच्छा ही रहेगा। दूसरी बात, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, हम खुद से तैयारी किए। कोविड चल रहा था उस टाइम पे, कोचिंग से जुड़े भी नहीं थे, तो अपने से सेलेक्ट किए टॉपिक्स, कुछ मटेरियल इधर उधर से जुगाड़ किए, इंटरनेट पे सर्च किए। आप लोगों को तो फिर भी बहुत अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, सब कुछ है आपके पास में, तो आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांस ज़्यादा हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो लोग भी मेंस लिखेंगे 200 नंबर लेके आएंगे GS 1 में, आप सब में। क्या? नहीं नहीं, हम आसान कर देंगे ना, चिंता मत कीजिए। डीआई सही कर देंगे आप, हिस्ट्री का क्वेश्चन रट के जाएंगे आप, और करंट तो हम करा ही रहे हैं, तो 200 आ जाएगा आपका, देखिएगा आ सकता है। बेस्ट के लिए हम लोग ट्राई करेंगे, बेस्ट के लिए, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। सुल, अच्छा, मेरा नाम सुलेमान आलम मेरा नाम है। और तो अभी मैं बीपीएससी में एडीटी के पोस्ट पे सिलेक्टेड हूँ। और हो सकता है कि कुछ टाइम में बिहार सरकार में फिर काम करना शुरू भी कर दूँ। जानते होंगे आप लोग एडीटीओ तो क्या होता है? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। हाँ। क्या? पोस्टिंग मिल जाएगी कुछ टाइम में। डिस्ट्रिक्ट का चार्ज होता है इसमें, बेसिकली ये प्रमोट होकर डीटीओ बनते हैं। मुझे मिला था 234 पे मिला था, आप देखिएगा, बाकी बात करेंगे हम लोग। तो ठीक है, तैयारी करते रहिए आप लोग, और एक्सपेक्ट करते हैं कि सब लोग सेलेक्ट हो, सब लोग रिजल्ट में चेंज हो जाएं। आप जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग ऑफिसर बने, और कहीं ना कहीं सर्विस में आए तो फिर सब लोग जूनियर की तरह मिले वहाँ पे हम लोग, बिहार में किसी डिस्ट्रिक्ट में। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जितना मेहनत करेंगे, एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट में चेंज हो जाए ये चीज़, ठीक है। चलिए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, रशिया यूक्रेन वॉर। सबको सुनाई दे रहा है ना क्लियरली? ठीक है। और हम चाहेंगे कि आप लोग भी इंक्लूड करें, कुछ कुछ बोलते रहिएगा, अगर आपको डाउट हो तो पूछते रहिएगा। तो रशिया यूक्रेन वॉर देखते हैं सबसे पहले हम लोग। रशिया यूक्रेन वॉर जो शुरू हुआ है, अभी 8 महीना हो चुका है इसको, लड़ाई को शुरू हुए। फरवरी 24 तारीख से शुरू हुआ था इस साल, 2022 24 फरवरी से शुरू हुआ था। अभी देखिए दिसंबर चल रहा है, तो 10 महीना हो चुका है लगभग। लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ लड़ाई, अभी तक चल रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? चांसेस है क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आया भी था। अभी कोई एग्जाम हुआ था, ऑडिटर का एग्जाम हुआ था ना। हाँ, इन 2 एग्जाम में आ चुका है अभी। और उसके पहले मैंने गेस कर दिया था ये टॉपिक को कि ये इम्पोर्टेंट है। तो ग्लोबल सप्लाई चेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हाँ। तो रशिया का आप लोकेशन देखेंगे, वर्ल्ड मैप सबसे बड़ा देश है, और यहाँ पे यूरल माउंटेन पड़ता है। यूरल माउंटेन के इस साइड एशिया है, तो यूरेशियन रीजन में पड़ता है ये रशिया। और यूक्रेन देखेंगे, छोटा सा देश है, यहाँ पे येलो में दिख रहा होगा आपको, है ना? येलो में दिख रहा है ना आप लोगों को? जूम करने की जरूरत नहीं है उतना एग्जैक्टली आपको देखने, यहाँ पे बस यहाँ छोटा सा लोकेशन यूक्रेन है, और ये रशिया सबसे बड़ा देश है दुनिया का। यूक्रेन को देखेंगे हम लोग यूरोप के मैप में, तो यूक्रेन पड़ता है, उसके आसपास के पड़ने वाले देश हैं बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, ये सब देश है। और ईस्टर्न साइड में रशिया है, वेस्ट साइड में यूरोप है। तो यूरोप और रशिया इस रीजन के बीच में कहीं यूक्रेन है, और यूक्रेन एक तरीके से गेटवे है रशिया के लिए, यूरोप में जाने के लिए। हालांकि बेलारूस जो कंट्री है ये रशिया का एलाई है, जानते हैं ना आप लोग। और यूक्रेन के मैप को देखते हैं जरा हम। तो यूक्रेन के मैप में देखेंगे तो 2 रीजन जो है, लुहांस और डोनेस्ट, यहाँ पे रेबल ग्रुप है। मतलब यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो हैं सिटीजनशिप वाइज यूक्रेन के बस। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो सपोर्ट करते हैं रशिया को,
क्यों? क्योंकि एथनिकली क्लोज है, हिस्टोरिकली क्लोज है, उनका कल्चर, लैंग्वेज सब रशिया के साथ में। तो लैंग्वेज क्लोज होने से आपको पता है कि लैंग्वेज अगर क्लोज है तो कल्चर मैच करेगा बहुत ज़्यादा। लैंग्वेज सेम है, मूवीज़ वही देखेंगे आप कभी यूट्यूब खोलते हैं तो इंग्लिश और हिंदी में ही सजेशंस आते हैं ना, फ्रेंच में स्पेनिश में नहीं आता है ना आप लोग को सजेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, आप उस टाइप की मूवीज़ देखेंगे, उस टाइप के, फिर सब कुछ चेंज हो जाता है उसके हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से। तो कल यहाँ का जो 8 मिलियन एथनिक पीपल जो हैं यहाँ के, वो रशिया के साथ उनका एफिनिटी ज़्यादा है, क्योंकि उनका लैंग्वेज मैच करता है। तो कहीं ना कहीं रशिया इनको सपोर्ट करता है यहाँ पे रहने वाले लोगों को, और यहाँ रशिया सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ये लोग रेबल ग्रुप की तरह खड़े हुए हैं और ये लड़ते हैं, वहाँ के यूक्रेन के फोर्सेस के साथ में लड़ाई करते हैं। अब देखिए, जब लड़ाई शुरू हुआ तो रशिया कैसे कैसे अपना ट्रूप्स इकट्ठा किया यूक्रेन के बॉर्डर पे। ये जो कुछ ट्रायंगल्स और कुछ बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि रशिया का मिलिट्री प्रेजेंस यूक्रेन के बॉर्डर पे। जो ये दो रीजन है ना रशिया यूक्रेन का, डोनेक्स और लुहांस, इसको दोनों को मिला के बोलते हैं डॉनबास रीजन। डॉनबास रीजन आप सुनते होंगे न्यूज़ में हमेशा। और तो बेसिकली क्या हुआ कि अभी जो लड़ाई शुरू हुआ रशिया यूक्रेन का, तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे रशिया अपना मिलिट्री प्रेजेंस यूक्रेन के बॉर्डर पे बढ़ाता गया टाइम के साथ में। और ये एक सैटेलाइट इमेज है जो बता रहा है कि कैसे रशिया का मिलिट्री प्रेजेंस यूक्रेन के बॉर्डर पे बढ़ रहा है। और फिर लड़ाई शुरू हुआ और लार्ज लेवल पे डिवास्टेशन हुआ। मौजूदा हाल देखते क्या है, 26 अक्टूबर 2022 का ये मैप है जो बताता है, ये सारा रेड रीजन जो है ये बता रहा है कि ये यूक्रेन का रीजन है ये सारा, लेकिन अभी रशिया के कंट्रोल में है ये रीजन। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन का बहुत बड़ा सा रीजन जो है, बहुत लार्ज सिग्निफिकेंट रीजन, अभी रशिया के कंट्रोल में है। उसके बाद अभी का तो ये सिचुएशन है, लेकिन 2014 में आपको पता होगा क्रीमिया पेनिनसुला को एनेक्स किया था रशिया। तो उस टाइम पे रशिया की मिलिट्री कैसे एडवांस की है, ये कुछ कुछ लाइंस बता रहे हैं आपको कि रशिया की मिलिट्री कैसे एडवांस की यूक्रेन के ऊपर, और कैसे यूक्रेन के इस क्रीमिया पेनिनसुला को कैप्चर किया। हालांकि लड़ाई तो और भी रीजन में चला था, सिर्फ क्रीमिया में थोड़ी चला था 2014 में। क्रीमिया, ये क्रीमिया का पेनिनसुला है यहाँ पे। हाँ, पीटी में आप लोग पढ़े होंगे ये सब चीज़। तो डॉनबास रीजन है 2014 की बात। ठीक, अभी जो लड़ाई शुरू हुआ है अभी थोड़ी ना शुरू हो गया अचानक से, ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका, कैसे कोल्ड वॉर के समय से क्या इम्पैक्ट पड़ा जियो पॉलिटिक्स पे उस रीजन पे। उसके बाद 2014 में मेजर टर्न आउट क्या हुआ, कुछ चेंजेस आया 2014 में जब रशिया अटैक किया क्रीमिया पेनिनसुला पे, तो उस टाइम क्या इम्पैक्ट पड़ा। और डॉनबास रीजन 2014 में रेफरेंडम कराया गया, तो ये लोग सपोर्ट कर दिए रशिया को। डॉनबास रीजन के लोग रहते थे यूक्रेन में सिटीजनशिप, लेकिन सपोर्ट किए, टेक्निकली क्लोज थे रशिया के, तो रशिया को सपोर्ट किए। अब इस रेफरेंडम की वजह से क्या हुआ कि लड़ाई शुरू हो गया क्रीमिया पेनिनसुला में। इसी टाइप का रेफरेंडम क्रीमिया पेनिनसुला में कराया गया, तो क्रीमिया पेनिनसुला के लोग भी रशिया को सपोर्ट कर दिए। 3 दिन बाद ही रशिया अपना आर्मी भेज दिया वहाँ पे। रेफरेंडम हुआ, 3 दिन बाद आर्मी पहुँच गया, फिर फुल स्केल इन्वेजन शुरू हो गया। अब ये जो कुछ लाइंस दिखा रहा है कि कैसे ये रीजन रेबल ग्रुप के कंट्रोल में है ये रीजन, और इधर का रीजन जो है यूक्रेन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और ये बफर रीजन बीच का है। तो अभी का सिचुएशन कुछ ऐसा है, उस टाइम का सिचुएशन। और ये जो है रेबल ग्रुप है, मतलब जो एथनिकली क्लोज लोग हैं यूक्रेन में, एथनिकली क्लोज लोग जो यूक्रेन में है, जो कि रशिया के लैंग्वेज से मैच करता है, इनका लैंग्वेज रशियन बोल स्पीकिंग पीपल हैं ये। तो कहीं ना कहीं रशिया इनको सपोर्ट करता है, रशिया को सपोर्ट करता है ताकि इंडिपेंडेंट स्टेट बना सके, अपना अलग से देश बना सके। तो एक रेबल ग्रुप की तरफ खड़े हुए हैं। ये कोई मिलिट्री, कोई आर्मी नहीं है, ये कोई मिलिट्री आर्मी नहीं है, ये नॉर्मल लोग हैं जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं डॉनबास रीजन को। तो रशियन को सपोर्ट करता है। आर्म्स ऐसे कोई थोड़ी ना बना लेगा, आर्म्स तो कहीं ना कहीं उससे मिलेगा, इनको ट्रेनिंग मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो यूक्रेन बोलता है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ना कहीं यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए खतरा है ना, थ्रेट की तरह है। तो यूक्रेन इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, और रशिया बोलता है क्या, यूक्रेन डॉनबास रीजन में, डॉनबास मतलब दो रीजन थे वो मिला के, यूक्रेन डॉनबास रीजन में ह्यूमन राइट वॉयलेशन करता है, ऐसा बोलता है रशिया। ऑब्वियस सी बात है ना, पॉलिटिक्स में तो एक दूसरे पे एक्विजिशन ही चलता है ना, ये कुछ और बोलेगा वो कुछ और बोलेगा। रशिया के लिए ये लोग क्या है, एक मासूम इंसान है जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं। यूक्रेन के लिए ये क्या है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। तो ऑब्वियस बात है, कैजुअलिटीज़ होती रहती है वहाँ पे। 2014 में कुछ ज़्यादा लेवल, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी। अब ये जेलेंस्की, सब कुछ जानते हैं इनके बारे में, आप मूवी एक्टर थे ना ये, हाँ कॉमेडियन। तो ये प्रेसिडेंट बने वहाँ के,
और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे। इन्होंने काफ़ी स्ट्रांग स्टेप लिया, मतलब कि इनके स्टेटमेंट्स रशिया के अगेंस्ट में बहुत खुल के बोले। तो कहीं ना कहीं इनका एंटी रशियन स्टैंड लेने से वहाँ पे जियो पॉलिटिक्स में वहाँ के सिचुएशन और बुरा होता गया। जब ये जीत के आए थे इलेक्शन 2019 में, फिर एक मीटिंग हुआ जिसमें रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और वाइस चांसलर जर्मनी की, सब जानते ही हैं आप लोग, और जेलेंस्की, सब लोग बैठ के बात करते हैं कि कैसे इस सिचुएशन को, कैसे उस रीजन में टेंशन कम हो सके, पीस बनाया जा सके, वापस से शांति बहाल की जा सके। लेकिन क्या ये चीज़ सक्सेसफुल हुआ? 2019 की बात है ये, तो ऑब्वियसली बात नहीं हुआ। ये कुछ सैटेलाइट इमेजेस हैं। हालांकि जब लड़ाई शुरू हुआ ना, तो 24 फरवरी 2022 को, डेट एकदम रट लीजिए, 24 फरवरी 2022 को, 24 फरवरी 2022 को लड़ाई शुरू हुआ है। ये इमेजेस उसके पहले के हैं, 2022 फरवरी के पहले की इमेजेस हैं, जो बता रहे हैं कि कैसे रशिया अपना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है यूक्रेन के बॉर्डर पे। डेट देखेंगे ना यहाँ पे, 16 जून 2021 का है, 9 नवंबर 2021, सब 2021 वाले हैं। यूएस इंटेलिजेंस का ये इमेजेस है, सैटेलाइट इमेजेस है कि कैसे रशिया अपना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है यूक्रेन के बॉर्डर पे। तो ये लोग बोल रहे हैं कि रशिया प्लान कर रहा है अटैक करने का यूक्रेन पे। रशिया बोला नहीं नहीं, अटैक का प्लान नहीं है, वो तो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग। बॉर्डर पे जाकर करोगे फिर मिलिट्री एक्सरसाइज? सही चीज़ नहीं है ना। अगर कोई भी जैसे क्वाड ही हो गया एग्जांपल के लिए, क्वाड इंडो पैसिफिक में जाके अपना शिप लेके वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, तो वो मिलिट्री एक्सरसाइज की तरफ थोड़ी ना देखा जाएगा। चाइना के लिए तो कहीं ना कहीं थ्रेट है ना वो, कि कब अटैक हो जाए, कब वॉर शुरू हो जाए। तो रशिया भी उसके अगेंस्ट में बोलता है, क्वाड मिलिट्री अपना एक्सरसाइज करता है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो रशिया उसके अगेंस्ट में बोलता है ना, क्योंकि रशिया चाइना का थोड़ा सा अलाइनमेंट अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छा है। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ रशिया ने बोला कि ये तो हम मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ आप जानते हैं बेहतर। हालांकि वॉर शुरू होने से नेटो ने ही बोल दिया था। ये जनवरी 2022 का फोटो, ये फोटो है जो वॉर शुरू होने के लगभग 1.5 महीने पहले का। नेटो ने बोल दिया कि वॉर इनएविटेबल होगा ही। और क्या हुआ कि यूएस अपना ट्रूप्स भेजना शुरू कर दिया यूक्रेन में नहीं भेजा यूएस ट्रूप्स। यूक्रेन में क्यों नहीं भेजा बता सकता है कोई? नेटो का मेंबर नहीं है। अगर भेज देता तो क्या होता? वर्ल्ड वॉर टाइप का सिचुएशन बनता ना। अगर अगर यूक्रेन को नेटो का मेंबरशिप नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया, कुछ बता सकते हैं? रशिया के चाहने से थोड़े। देखिए, एक एक तो बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि अब ये है, लेकिन यूक्रेन तो हमेशा से चाहता है कि नेटो को मेंबरशिप लेना, और उसको हमेशा दिलासा दिलाते हैं कि हाँ तुमको मेंबरशिप दे देंगे, झांसे में रखते हैं जैसे जॉर्जिया को रखा। तो लेकिन लेकिन क्या है ना कि अगर यूक्रेन को नेटो का मेंबरशिप दे देते हैं मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से नेटो का एक आर्टिकल 5 बोलता है ना कि एक देश पे अटैक मतलब सब पे अटैक, है ना। तो यूक्रेन पे तो ऑलरेडी अटैक हो चुका था 14 में, है ना। कहाँ पे अटैक हो चुका है? क्रीमिया पेनिनसुला में। एक मिनट। तो चलिए, तो नेटो को यूक्रेन को नेटो को मेंबरशिप मिलता है ना अगर, तो इसका दिक्कत क्या होगा, इसका एक इशू ये हो जाएगा कि रशिया रशिया तो ऑलरेडी अटैक कर चुका है यूक्रेन के ऊपर 14 में ही, क्रीमिया पेनिनसुला पे, है ना। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 5 के थ्रू, मतलब जो नेटो का एक आर्टिकल है, उसके थ्रू तो सारे देश को मिलकर लड़ना पड़ेगा। यूक्रेन बोलेगा चलो उठो लड़ने, चलो मेरे पे अटैक हो चुका है ना, अब आर्टिकल इन्वोक हो चुका है, चलना पड़ेगा। तो फालतू में वर्ल्ड वॉर सिचुएशन बन जाएगा यूक्रेन को मेंबरशिप देने से। तो नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं मेंबरशिप देना। रशिया रशिया के बोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि रशिया भले बोलता है कि नेटो का मेंबरशिप नहीं मिलना चाहिए यूक्रेन को, बट वो सारे वेस्टर्न कंट्री बोलते हैं कि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है, आपको ही नहीं होते हस्तक्षेप करने वाले। तो बाकी देश तो खारिज कर देते हैं इस बात को, रशिया के स्टेटमेंट को। तो यूएस अपना मिलिट्री भेजा, कहाँ भेजा? यूक्रेन के पास में जितने देश हैं उन देशों में भेजा, ताकि अगर रशिया एडवांस करता है यूरोप की तरफ, तो कहीं ना कहीं उसको रोका जा सके। यूक्रेन के बॉर्डर तक रशिया यूक्रेन के आगे ना बढ़ सके, यूरोप पे ना कैप्चर कर सके। कितना बड़ा देखें ना आप रशिया, बाकी यूरोप इतना छोटा सा नजर आता है रशिया के सामने।
आधा से भी कम लगता है। तो ये नेटो के फोर्सेस खड़े हैं अब यूरोप में, बाकी देशों पे खड़े हैं, मतलब यूक्रेन के इस साइड और यूरोप के वेस्टर्न पोर्शन में और यूक्रेन के ईस्टर्न पोर्शन पे ये फोर्सेस हैं, बट किसी काम के नहीं है, क्योंकि रशिया तो यूक्रेन पे जब तक लड़ाई करता रहेगा, जब तक दूसरे देश में इंटरफेयर नहीं करेगा, तब तक ये फोर्सेस थोड़ी ना कुछ काम कर पाएंगे। तो किसी काम के नहीं है, कुछ नहीं होना है। बस हाँ, एक चीज़ ये है कि यूरोप सिक्योर है इससे, मतलब यूरोप यूक्रेन को छोड़ के सिक्योर है। लड़ाई कब शुरू हुआ था बताइए, अभी आप लोग रटे थे। और ये डेट देखिए क्या कब का है, 21 फरवरी। 21 फरवरी, 3 दिन पहले। 21 फरवरी को अचानक से व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि जो 2 रीजन है ना डॉनबास का, उन दोनों रीजन को बोलते हैं कि वो दोनों रीजन इंडिपेंडेंट स्टेट है, अलग देश घोषित कर दिए हैं 3 दिन पहले ही। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर कोई दे दे तो लड़ाई तो होगा ही ना। तो तब तो लग गया कि सिचुएशन ख़राब है और लड़ाई होना है, तेल का दाम भी बढ़ जाएगा, खाने का दाम भी बढ़ जाएगा, तो जल्दी जल्दी स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लो, नहीं तो डूब जाएगा। किसी का डूबा है आप लोगों में से? नहीं डूबा है? मेरा तो बहुत डूबा है। मेरा तो इतना पैसा डूब गया कि उतना रहता तो एक रशिया यूक्रेन का ट्रिप हो जाता मेरा। तो ये है, पूरा तेल का दाम बढ़ गया ना। आप तो देखे होंगे कितना ज़्यादा तेल, इंडिया में तो कम बढ़ा, बाकी देशों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। 100 100 डॉलर पर बैरल से $150, 140 तक चला गया था। देखे थे ना आप लोग, इतना गुना। खाने का दाम बढ़ा, सब जगह इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड मार्केट में आया। तो ये 21 फरवरी, 3 दिन पहले बोलते हैं कि वो दोनों जो रीजन है डॉनबास का, वो दोनों इंडिपेंडेंट स्टेट है। इंडिपेंडेंट स्टेट बोल देना मतलब कि लगभग वॉर को डिक्लेयर कर देना है। रशिया देखेंगे बाकी यूरोप से ना वेल कनेक्टेड है, गैस पाइपलाइन के थ्रू, गैस पाइपलाइंस के थ्रू वेल कनेक्टेड है ये रीजन। और ये रेड लाइंस जो दिखा रही हैं, गैस पाइपलाइंस दिखा रही हैं। आप एक नाम सुने होंगे आप लोग, नॉर्ड 2 सुने हैं ना? नॉर्ड 2 का नाम सुने, लेकिन और भी बहुत सारी गैस पाइपलाइंस है जो कि यूक्रेन से भी होके जाती हैं और बाकी देशों से कनेक्टेड भी हैं, वेल कनेक्टेड है। रशिया में अच्छा खासा ऑयल एंड गैस होता है, बहुत लार्ज रिसोर्स है। तो रशिया सप्लाई करता है पूरा ऑयल एंड गैस यूरोप रीजन में। हालांकि बहुत सारे देश, जब लड़ाई शुरू हुआ तो सैंक्शन लगा दिए रशिया के ऊपर, बोले कि तेल और गैस तुमसे नहीं लेंगे। जैसे उसमें से एक ब्रिटेन भी था, यूके, जो बोला तेल और गैस नहीं लेंगे, कब तक? 2023 के बाद से नहीं लेंगे। मतलब अभी तो ले ही रहा है, थोड़ा सप्लाई कम कर दिया से। सप्लाई कम करने से क्या हुआ? हाँ, सप्लाई कम करने मतलब कि डिमांड जो बाकी जो देश ले रहे थे तेल, इससे तेल लेना कम कर दिया है। लेकिन रशिया की इकॉनमी थोड़ी सी डिप भी हुई थी, आप सुनेंगे उसका करेंसी जो रूबल है वो कम हो गया था। लेकिन और वहाँ पे लोग खड़े थे एटीएम के बाहर, वो चाह रहे थे कि पैसा सारा निकाल लिया जाए, क्योंकि पैसा का वैल्यू गिर रहा था। पैसा निकाल के वो लोग क्या कर रहे थे, टीवी फ्रिज खरीद रहे थे, मोबाइल फ़ोन खरीद रहे थे वो, क्योंकि सामान का दाम नहीं तेज़ी से गिरता, पैसा का वैल्यू गिर रहा था। तो सामान खरीद रहे थे। वहाँ पे फिर एटीएम में फिर कैप लगा दिया कि आप इससे ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते, जैसे डिमोनेटाइजेशन क्राइम इंडिया में हुआ था, कैप लगा दिया। और उसके बाद कुछ मेजर्स लिए वो लोग रशिया वाले, और वहाँ की इकॉनमी फिर से बूम कर गई। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया रशिया को, सुनिए ना आप लोग। तो बैंकिंग जो सारे बैंकों का जो नेटवर्क होता है मैसेजिंग का, उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन रशिया के पास तो ऑलरेडी बेहतर कुछ उपाय था, स्विफ्ट के अल्टरनेट ऑप्शंस थे उसके पास में, तो उसका बैंकिंग सिस्टम भी फेल नहीं हुआ। उसके बहुत सारे बिजनेसमैन थे दूसरे से देश में, उसका बिजनेस सील कर दिया, ताकि रशिया का इकॉनमी, जो मतलब रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, ऐसा वो लोग सोचते थे, बाकी देश ऐसा सोचते थे, या फिर ऐसा है भी कि वो बहुत बड़े बिलियनर्स जो हैं उस देश के, वो कहीं ना कहीं बैक डोर से सरकार को फंड करते हैं, मतलब कि पुतिन को फंड करते हैं। तो उनके बिजनेस को सील कर दिया जाए ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, तो पुतिन ऑलरेडी कमजोर हो जाएंगे, मतलब पुतिन का पॉकेट कमजोर हो जाएगा, सरकार का पॉकेट नहीं, समझ रहे हैं ना, दोनों में फर्क है। तो कमजोर हो जाएगा तो वॉर रोक देंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज़ का भी। और ये गैस का दाम देखिए कितना तेजी से स्पाइक हुआ है 2022 में, बहुत तेजी से स्पाइक होना शुरू हो गया, तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। इंडिया में तेल का दाम उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा जितना कि वर्ल्ड मार्केट में बढ़ा। इसका कारण बता सकते हैं क्या है? रशिया से ही तेल खरीद लिया ना। रशिया का जब तेल बिकना बंद कम हो गया, तो रशिया ज़्यादा रेट में क्यों बेचेगा इंडिया में? नॉर्मल रेट में बेचा है कि नहीं? हालांकि आप सुनेंगे एक न्यूज़ कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन उस टाइम पे वेस्ट एशिया भी गए थे, एक ट्रिप किए थे सऊदी अरब में। एक देखे होंगे फोटो कि वो गए थे ये बोलने के लिए तेल का सप्लाई बढ़ाइए आप लोग वर्ल्ड मार्केट में। तेल का सप्लाई बढ़ाने से क्या होगा? तेल का दाम स्टेबलाइज हो जाएगा ना पूरे वर्ल्ड मार्केट में। लेकिन वो क्या किया? कम कर दिया। ठीक बोल रहे हैं आप, मतलब बढ़ाए नहीं, बेसिकली बढ़ाए नहीं, क्योंकि उनको तो पैसा कमाना था ना। दूसरी ये चीज़ है। चलिए, अब ये वहाँ पे जो वॉर हो रहा था, तो आप सुने होंगे कि यूक्रेन में तो बहुत सारे इंडिया के लोग जाते हैं मेडिकल पढ़ने के लिए,
सस्ता पढ़ाई होता है थोड़ा सा वहाँ पे। इंडिया में तो 1 करोड़ रुपया लग जाता है पढ़ने में, जानते हैं आप लोग, प्राइवेट में। इतना पैसा लग जाता है, वहाँ पे सस्ते में हो जाता है 15-20 लाख में। तो बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। तो इंडिया एक ऑपरेशन किया, प्लेन से लेके आए वहाँ के इंडिया के स्टूडेंट्स को, साथ में फॉरेन के भी कुछ स्टूडेंट्स को लेके आए, फॉरेन के भी कुछ बच्चों को, जिससे इंडिया का गुडविल बना ना इंटरनेशनल मार्केट में। बाकी बाकी देश नहीं निकाल पा रहे हैं यूक्रेन से स्टूडेंट्स को, इंडिया जाके निकाल लिया, इंडिया के लोग बच्चों को भी और दूसरे देश के बच्चों को भी। तो ऐसा कैसे हो गया? बाकी देश इतने रिलेशन अच्छा है, न्यूट्रल पावर है ना इंडिया। वेस्ट के साथ भी रिलेशन अच्छा है, रशिया के साथ भी अच्छा है। एकदम बातचीत हुआ रशिया के साथ में, पर्सनल बातचीत हुआ कि और फिर कोई दिक्कत नहीं हुआ, निकाल लिए। इंडिया का स्टैंड क्या है इस वॉर को लेके? इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम यूएन में वोटिंग करने से एब्सटेन किया, मतलब वोटिंग नहीं किया है। हाँ, जब वोटिंग का टाइम होता है तो उठ के चल देते हैं, लिटरली ऐसा ही होता है। वोटिंग के टाइम उठ के चल देते हैं। मेरे एक फ्रेंड है, मेरे कॉलेज के बैचमेट ही, जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में है, अभी वो पैराग्वे पोस्टेड है। एक इंडिया का एम्बेसी नया खुला है, सुने होंगे आप लोग कुछ टाइम पहले। करंट अफेयर्स नहीं पढ़े थे क्या? कुछ 4-5 महीना पहले एक इंडिया का नया एम्बेसी खुला है पैराग्वे में। हाँ, उस टाइम वही थे, उस टाइम वहाँ पोस्टेड। उस टाइम इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी गए थे, फॉरेन मिनिस्टर। तो ये चीज़ है। तो हाँ, तो ये क्या कैसे वोटिंग होता है ना जब यहाँ पे, तो उठ के चल देते हैं, ऐसा होता है। सिर्फ इंडिया ही एब्सटेन नहीं किया वोटिंग में, और भी कुछ लोग हैं जो एब्सटेन किए हैं वोटिंग में। चाइना भी है, यूएई भी है ना। इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया नहीं चाहता है कि लड़ाई हो। इंडिया का कोई दोनों वेस्ट के साथ भी और रशिया के साथ रिलेशन अच्छा है। तो ये लड़ाई आगे बढ़ता है अगर, तो इंडिया को घाटा ही है। डिप्लोमेटिकली इंडिया का लॉस है इस चीज़ में। तो कुल मिला के ये इंडिया का स्टैंड है। अब देखिए, ये तो सब कुछ हो गया कहानी, लेकिन आप आंसर कैसे लिखेंगे? एग्जाम में तो आंसर लिखना है ना आपको। तो हम चाहते हैं कि हम एक आंसर बताते हैं आपको, खुद से हम डिक्टेट करते हैं कुछ पॉइंट्स, आप लोग नोट कीजिए और उसको एकदम छाप के आ जाएगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है कि आंसर तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। आप लोग शायद एक आंसर लिखने में 2 घंटे लगाते हैं क्या? 1.5 घंटा 2 घंटा? नहीं, जो नहीं आता है नया टॉपिक। नहीं, आधा घंटा तब लगता होगा ना जब आप रट लिए हैं उसको। एक नया टॉपिक पढ़ के आंसर लिखने में 1.5-2 घंटा लगता है ना। तो हमको वही लग रहा था कि टाइम बहुत लगता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि बहुत टाइम लगता है। तो हम सोचे चलिए आंसर लिख के ले आते हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग कम टाइम में उसको रट लीजिए। और बहुत सारे लोगों को आंसर लिखने में दिक्कत भी होती है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए, हेडिंग कैसे दिया जाए, पॉइंट कैसे लिखा जाए, कितना फैक्ट डाले उसके अंदर, कैसे आंसर को अरेंज करें। तो आप लोग तो वैसे यहाँ पे क्लास पहले से कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो बेहतर पता होगा कि मेंस का आंसर कैसे लिखा जाता है। हाँ, नहीं पता है? देखिए, 3 पार्ट में आंसर करते हैं मेंस का, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, यही होता है ना मेन। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हैं? 4-5 लाइन 6 लाइन में एक कुछ स्टेटमेंट देते हैं, कुछ हेड स्टार्टिंग का कुछ बात बताते हैं, थोड़ा फैक्ट डालने की कोशिश करते हैं आप लोग, है ना। कुछ फैक्ट डाल दें, कुछ कोट डाल के तो नहीं शुरू करते होंगे आप लोग, फैक्ट डाल के शुरू करते होंगे, या फिर करंट अफेयर्स का न्यूज़ डाल के शुरू करते होंगे। इस तरह शुरू करते हैं ना आप लोग का इंट्रोडक्शन में। देखिए, मुश्किल है इतना, इतना कोट कैसे रटेंगे आप? पोएट बन जाएंगे फिर तो। कोट इतना रटना भी बहुत मुश्किल है। एक करंट अफेयर्स रटना इजी है, एक न्यूज़ डाल दीजिए शुरू में ही, फैक्ट डाल दीजिए 1-2, इजी पड़ेगा। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। आप बीपीएससी के नोटिफिकेशन में देखे हैं क्या कि आंसर ऐसे लिखना है? तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट थोड़ी ना है, बस इंप्रेस कर देना है कंटेंट से। हाँ, कंटेंट से ही तो मार्क्स मिलेगा। अच्छा कंटेंट लिख दीजिए, मार्क्स मिल जाएगा आपको। तो एक इंट्रोडक्शन डालेंगे, फिर की डिमांड होता है क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसके बारे में लिखिए, लेकिन उसके बारे में आप 4 पेज लिख सकते हैं क्या? 3 पेज नहीं लिख पाएंगे। पूछा कॉजेज कॉजेज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक ही लाइन में क्वेश्चन रहता है ना, 1-2 लाइन में। तो कॉजेज या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो 3 पेज नहीं लिख पाएंगे ना आप। इतना कंटेंट तो किसी का नहीं रहता है। तो की डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे ज़्यादा लिखना है भले आपको, लेकिन उसके अराउंड जो स्टोरी है वो भी लिखना है आपको। आप लोग लिखते हैं ना, मेंस आंसर राइटिंग करते होंगे, तो आपको पता ही होगा ये सब चीज़। ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं, हम आंसर लिख आपको लिखवा रहे हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ लिखना चाहिए आपको। एक हफ्ता में ख़त्म हो जाएगा, चिंता मत कीजिए आप। कितने दिन से क्लास चल रहा है आपकी अभी मेंस वाली? मार्च से? और एक हफ्ता ज़्यादा लग रहा है आपको? तो अब टॉपिक भी तो कुछ नहीं बचा है ना आप लोग का, सिलेबस भी तो ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है ना। चलिए, देखिए, तो आप हेडिंग डालिए, टॉपिक अच्छा यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट,
लिखिएगा इंट्रोडक्शन में, ऑन 24 फरवरी 2022 on 24th February 2022, Russia launched a full-scale invasion of Ukraine. Russia launched a full-scale invasion of Ukraine. Russia launched a full-scale invasion of Ukraine. Full stop. Russian President Vladimir Putin. रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन का स्पेलिंग किसी को दिक्कत हो रही है तो VLADMIRPUTIN, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। कॉल्ड इट, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कॉल्ड इट अ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, कॉल्ड इट अ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन to demilitarize. Russian President Vladimir Putin called it a special military operation to demilitarize and denazify Ukraine. Russian President Vladimir Putin called it a special military operation to demilitarize and denazify Ukraine. Denazify Ukraine. Denazify. DENAZIFY, नाजी जो थे ना उसको, उसके उल्टा। देखिए इसमें आप कीवर्ड देखिएगा, कीवर्ड आपको क्या मिला, कुछ कीवर्ड्स बताइए, कुछ फैक्ट बताइए इसमें आपको लग रहा हो। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन मतलब रशिया के प्रेसिडेंट इसको वॉर नहीं बोले, हम लोग युद्ध नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐसा लगता है कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, कुछ लोगों को फ्रीडम दिलाने जा रहे हैं, आज़ादी दिलाने जा रहे हैं, तो वॉर नहीं बोले हैं उसको, चालू है बहुत ज़्यादा। उसके और बताइए और क्या फैक्ट है। डीनाजीफाई, डीमिलिटराइज कीवर्ड है ना एक, और बताइए। फुल, ठीक है, फुल स्केल इन्वेजन और 24 फरवरी 2022, तो इनफ कंटेंट है ना इसके अंदर, कीवर्ड्स भी है, फैक्ट भी है, तो इंट्रोडक्शन के लिए ठीक है ये। तो ऐसी टाइप से इंट्रोडक्शन कीजिएगा, थोड़ा सा कुछ कैची लगे। फिर उसके बाद हेडिंग आप अंडरलाइन कर सकते हैं एग्जाम में चाहे तो आप इस चीज़ों को, और भले आप सेंटेंस भूल जाए लेकिन कीवर्ड्स ज़रूर लिखिएगा। सेंटेंस अपना फ्रेम कर दीजिए लेकिन कीवर्ड्स और फैक्ट मत छोड़िएगा। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं हम? लोग सोचते हैं यार इतना कैसे रटेंगे सेम टू सेम लाइन, हम मत रटिए सेम टू सेम लाइन, आप सेंटेंस चेंज कर दीजिए लेकिन कीवर्ड को जरूर लिखिएगा। कीवर्ड्स इसलिए हम बोल रहे हैं, इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हेडिंग दीजिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कहानी अभी जो शुरू नहीं हुई है रशिया यूक्रेन वॉर की, 2014 शुरू हुई है, तो इसलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना इसमें ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट डालिएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, रशिया एनेक्स्ड क्रीमिया, रशिया एनेक्स्ड क्रीमिया, क्रीमिया का स्पेलिंग है CRIMEA। रशिया एनेक्स्ड क्रीमिया इन 2014। Russia annexed Crimea in 2014, which was earlier part of Ukraine. Which was earlier part of Ukraine. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, in 2014 pro-Russian separatist, in 2014 pro-Russian separatist in eastern Ukraine, pro-Russian separatists in eastern Ukraine, pro-Russian separatists in eastern Ukraine proclaimed the establishment of the Donetsk, DONETSK, Donetsk पीपल्स रिपब्लिक। उनके लैंग्वेज में, मतलब यूक्रेन के लैंग्वेज में ये सब वर्ड है ना, इसलिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको। DONETSK, डोनेट्स पीपल्स रिपब्लिक, एंड द लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक। लुहांस्क का स्पेलिंग है LUHANSK, लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक, विथ सपोर्ट फ्रॉम रशिया। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट,
In 2014, मिन्स्क 1 2014 MINSK एक अग्रीमेंट साइन होता है, मिन्स्क 1, हाँ थर्ड पॉइंट है. In 2014 MINSK मिन्स्क 1 and later in 2015 Minsk 2 Minsk 2 agreement was signed. And in 2014 Minsk 1 and later in 2015 Minsk 2 agreement was signed by both Russia and Ukraine. To end the conflict. In 2014, Minsk 1 and later in 2015, Minsk 2 agreement was signed by both Russia and Ukraine to end the conflict. Next point है from late 2021 until February 2022. From late 2021 until February 2022, Russia built up a large military presence. Near its border with Ukraine. Built up a large military presence near its border with Ukraine. From late 2021 until February 2022, Russia built up a large military presence near its border with Ukraine. ये fourth point हुआ. Next point, fifth. On 21st February 2022, 21 फरवरी 2022, Russia officially recognized the Donetsk People's Republic. Russia officially recognized the Donetsk, DONETSK, People's Republic and the Luhansk People's Republic, LUHANSK. Donetsk का spelling DONETSK, Luhansk का LUHANSK. On 21st February 2022, Russia officially recognized the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic as independent states. And deployed troops to these territories. ठीक है, and deployed troops army troops to those territories. ठीक है, हाँ इन दोनों को मिला के डॉनबास बोलते हैं, डोनेट्स और लुहांस्क. हाँ अलग अलग दो स्टेट. आगे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. फाइनली ऑन 24th February 2022, Russia launched a full-scale invasion of Ukraine. ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में. सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख दिया क्वेश्चन का, फिर थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया कि ये जो लड़ाई शुरू हुआ है, अब कॉमन सेंस ही बोलता है कि ये लड़ाई क्यों हो गया अचानक से. 21वीं शताब्दी चल रही है, साइंस एंड टेक का ज़माना है, पीस जितना होगा उतना ज़्यादा प्रोग्रेस होगा. तो लड़ाई कैसे हो गया 21वीं शताब्दी में? लड़ाई के कुछ दिन पहले तो यूक्रेन के लोगों को भी लगता भी नहीं था कि लड़ाई भी होगा, लगता नहीं था ना. यूरोप में है, यूरोप में लड़ाई हो रहा है. तो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देके बताना पड़ेगा कि पूरा पीछे का कहानी क्या है आपको, इसलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस क्वेश्चन में देना ज़रूरी है. और ये 5-6 पॉइंट है, ये काफ़ी है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए. आप इसमें देखेंगे तो हम लोग 2014 से शुरू किए हैं, कोल्ड वॉर एरा से शुरू नहीं किए हैं. स्टेडियम के बाहर से बॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब कोई बॉलर है रनिंग लेके आ रहा है स्टेडियम के बाहर से, तो अच्छा नहीं है ना. विकेट के पास से रनिंग लो बॉलिंग करने के लिए, और बहुत पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना. रिलेवेंट आंसर मतलब आपको कंटेंट में पहुँचना जल्दी से जल्दी, थोड़ा भूमिका बांध के पीछे का. तो यहाँ पे 2014 शुरू किए हैं. क्रीमिया को कैसे एनेक्स किया रशिया, फर्स्ट पॉइंट है वो, देखिए आप.
उसके बाद है कैसे 2014 की सिचुएशन क्या था वहाँ पे। तो वहाँ पे प्रो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे, उसका रशिया सपोर्ट किया है, आर्म्स वगैरह दिया है, रेबल ग्रुप दिखाए थे फोटो में आपको हम, ठीक है ना, याद आ रहा है ना आप लोगों को सब कुछ। और दो दो रीजन थे, डोनेट्स और लुहांस, वो दोनों रीजन थे। लड़ाई थोड़ा सा खत्म होता है। अब यूक्रेन को लगता है कि क्रीमिया तो चला गया हाथ से, तो यहीं पे सीज फायर करते हैं, नहीं तो रशिया पूरा यूक्रेन कैप्चर ना कर ले। सीज फायर करने के लिए अग्रीमेंट साइन किया गया, मिन्स्क 1, जो लिखे हैं नोट्स में अभी आप। लेकिन लड़ाई पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, तो एक और अग्रीमेंट 2015 में साइन किया गया, मिन्स्क 2। मिन्स्क 2 अग्रीमेंट साइन करने के बाद शांति बहाल हो गई, लेकिन सिर्फ 2022-24 फरवरी तक के लिए, है कि नहीं। तो शांति बहाल भले 7 साल के लिए हो गई इस ये 2 अग्रीमेंट साइन करने से। आपके नोट्स में सब देख रहे हैं ना आप लोग। फिर उसके बाद क्या हुआ, फरवरी में तो देख ही रहे हैं कि फरवरी में लड़ाई शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले कुछ टाइम पहले से, अक्टूबर 2021 से, मतलब अक्टूबर 2021 के एंड से लेके फरवरी तक रशिया कैसे मिलिट्री का प्रेजेंस बढ़ाता गया इस बॉर्डर के आसपास में। यहाँ पे देख रहे थे ना, रशिया कैसे मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाता गया अपना। और बाद में क्या हुआ, लड़ाई के 3 दिन पहले रशिया के प्रेसिडेंट बोल दिया ना कि ये दोनों रीजन जो है लुहांस्क और डोनेट्स्क इंडिपेंडेंट स्टेट है, अलग देश है। फिर क्या हो गया, लड़ाई शुरू हो गया, ये है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इतना काफ़ी है, आपको समझ में आ जाएगा कि पीछे से कैसे स्टोरी कनेक्टेड है अभी तक का, 2014 से लेकर 2022 तक का स्टोरी कैसे कनेक्टेड है। नेक्स्ट हेडिंग देंगे आप, कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हाँ करेंगे हम लोग। मैप के थ्रू मैप बना दीजिए, बना सकते हैं तो आप। आईआर में तो मैप बनाना बहुत अच्छी चीज़ है ना, लेकिन कितना टॉपिक है आप मैप ड्रॉ कर पाएंगे, कर लेंगे तो अच्छी बात है। कर पाएंगे आप, देखिए। हाँ बना सकते हैं, इंडिया का बनाते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इंडिया वाले क्वेश्चन आते तो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, यूक्रेन का मैप आप रट लेंगे क्या। ठीक, अच्छी बात है, बनाइए आप। या तो गोला बना दीजिए, तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, रफली। या कट एरो लगा के दिखा दीजिए, रशिया इधर, कट लगेगा कि इधर, यहाँ पे कुछ कुछ कंट्री का नाम दिखा सकते हैं चाहें तो आप। कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लिखिए आप। फर्स्ट पॉइंट है यूक्रेन्स बिड फॉर द नेटो मेंबरशिप। यूक्रेन्स बिड फॉर द नेटो मेंबरशिप। मेन रीजन तो ये था ना लड़ाई शुरू होने का, कि यूक्रेन्स बिड फॉर द नेटो मेंबरशिप। फर्स्ट पॉइंट है, मतलब बिड मतलब BID, मतलब यूक्रेन चाहता था ना नेटो का मेंबरशिप लेना, लेकिन मिला नहीं, अलग बात है, अप्लाई तो कर ही रहा था। यूक्रेन्स बिड फॉर द नेटो मेंबरशिप। इसका सब पॉइंट लिखेंगे आप कि यूक्रेन इज सब पॉइंट समझ रहे हैं ना, ये मेन पॉइंट हो गया। सब पॉइंट में लिखेंगे यूक्रेन इज अ क्रूशियल बफर बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट। यूक्रेन इज अ क्रूशियल बफर बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट। यूक्रेन इज अ क्रूशियल बफर बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट। आगे लिखेंगे इट्स बिड फॉर द मेंबरशिप इन नेटो। इट्स बिड फॉर द मेंबरशिप इन नेटो। नहीं, इसी में लिखेंगे आप आगे। Its bid for the membership in NATO will lead to eastward expansion of NATO. Its bid for the membership in NATO will lead to eastward expansion of NATO. And NATO forces on Russia's border will lead to eastward expansion of NATO. Will lead to eastward expansion of NATO. And NATO forces on Russia's border. आप लोग लिख रहे हैं ना, लिखिएगा, क्योंकि कंटेंट ढूंढने में बहुत टाइम लगता है नेट पे, और यहाँ पे अच्छा कंटेंट क्रिस्प दे रहे हैं आपको, डायरेक्ट एग्जाम में उतार सकते हैं जो आप। will lead to eastward expansion of NATO and NATO forces on Russia's border. ठीक है, इस आंसर को लिख लीजिए बस आप, ठीक है, इसको लिख लीजिए। वी टू सेकेंड सब पॉइंट लिखिएगा इसी में, सेकेंड सब पॉइंट। ठीक है, आप इस आंसर को लिख लीजिए कम से कम, सेकेंड सब पॉइंट लिखिए, हैं यहाँ पे सब लोग ना, ठीक है। US and its allies are refusing to bar Ukraine from NATO. US and its allies are refusing to bar Ukraine from NATO.
allies are refusing to bar are and its allies are refusing to bar Ukraine from NATO. BAR bar मतलब नहीं रोक रहे हैं वो. Are refusing to bar Ukraine from NATO. ठीक है, हो गया. US and its allies are refusing to bar Ukraine from NATO. Second point लिखिएगा. Second point, Russia's interest in the Black Sea. Russia's interest in the Black Sea. ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं ब्लैक सी इज अ ऑयल एंड मिनरल रिच रीजन. Black Sea is an oil and mineral rich region. Its significance for the trade. Russia's interest in Black Sea is oil and mineral rich region. Is an oil and mineral rich region. Its significance for the trade is immense. Its significance for the trade is immense. मतलब बेसिकली जो रीजन है यहाँ पे ट्रेड भी होता है ना इस रीजन से. रशिया यूक्रेन के बीच में है ब्लैक सी. आप देखेंगे ब्लैक सी कहाँ है, तो ये देखिए ये ब्लैक सी है ना रशिया यूक्रेन के पास में. अब ब्लैक सी पे डोमिनेंस जिसका रहेगा वो इस रीजन को कंट्रोल करेगा बेसिकली ना. तो रशिया चाहता है इस रीजन पे कंट्रोल करना. तो रशिया का इंटरेस्ट ऑयल और मिनरल रिच रीजन है ये. चले लिखें आगे लिखिए. इज सिग्निफिकेंस फॉर ट्रेड इज इमेंस. मतलब हाँ ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कुछ. हाँ ठीक है. थर्ड पॉइंट चलते हैं हम लोग. फाइटिंग इन द डॉनबास रीजन ऑफ यूक्रेन. फाइटिंग इन द डॉनबास रीजन ऑफ यूक्रेन. ठीक है देवेंद्र लिखते रहिए आप. कुछ लोग ऑनलाइन भी है क्लास ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है. फाइटिंग इन द डॉनबास रीजन. डॉनबास DONBAS. फाइटिंग इन द डॉनबास रीजन ऑफ यूक्रेन between pro-Russian separatists. Fighting in the Donbas region of Ukraine between pro-Russian separatists and Ukrainians. Fighting in the Donbas region of Ukraine between pro-Russian separatists and Ukrainians. ठीक है. इसका सब पॉइंट लिखिएगा. सब पॉइंट है 8 million ethnic Russians. 8 million ethnic Russians in Ukraine. 8 million ethnic Russians in Ukraine. 8 million ethnic Russians in Ukraine have strong historical and cultural ties. 8 million ethnic Russians in Ukraine have strong historical and cultural ties with Russia. 8 million ethnic Russians in Ukraine have strong historical and cultural ties with Russia. ठीक है, नोट कर लिया. नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज. चलिए रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज हेडिंग दीजिएगा. हेडिंग में रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज. फर्स्ट पॉइंट बाकी कंट्रीज का क्या रिएक्शन था. रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा G7 nations strongly condemned. G7 nations strongly condemned. G7 nations strongly condemned Russia's invasion of Ukraine. G7 nations strongly condemned Russia's invasion of Ukraine. First point. G7 nations strongly condemned Russia's invasion of Ukraine. First point हो गया. Second point, sanctions have been imposed. Sanctions have been imposed. Sanctions have been imposed by. Sanctions have been imposed by US, EU, European Union, EU, US, United States, US, EU, UK,
ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ईयू, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड जापान. Sanctions have been imposed by US, EU, UK, Australia, Canada and Japan. सेकेंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट चलते हैं. रिजोल्यूशंस. थर्ड पॉइंट रिजोल्यूशंस एट यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. वहाँ पे रिजोल्यूशन पास किए रशिया के अगेंस्ट में. सिर्फ यूएनएससी नहीं, रिजोल्यूशंस एट यूएनएससी कॉमा यूएनजीए, रिजोल्यूशंस एट यूएनएससी कॉमा यूएनजीए अगेंस्ट रशिया. रिजोल्यूशंस एट यूएनएससी कॉमा यूएनजीए अगेंस्ट रशिया. ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया ये. फोर्थ पॉइंट है चाइना रिजेक्टेड. फोर्थ पॉइंट, चाइना रिजेक्टेड कॉलिंग रशियाज मूव. चाइना रिजेक्टेड कॉलिंग रशियाज मूव ऑन यूक्रेन. चाइना रिजेक्टेड कॉलिंग रशियाज मूव ऑन यूक्रेन एन इन्वेजन. चाइना रिजेक्टेड कॉलिंग रशियाज मूव ऑन यूक्रेन. China rejected calling Russia's move on Ukraine an invasion and urged urged all sides to exercise restraint and urged all sides to exercise restraint. Restraint का spelling RESTRAINT. ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट हो गया. उसका नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, इंडिया का क्या रिस्पांस रहा है इस चीज़ में. नेक्स्ट हेडिंग इंडियाज रिस्पांस. नेक्स्ट हेडिंग है इंडियाज रिस्पांस. फर्स्ट पॉइंट इंडिया एब्सटेन्ड. इंडिया एब्सटेन्ड, ABSTAINED. इंडिया एब्सटेन्ड, ABSTAINED फ्रॉम वोटिंग इन रिजोल्यूशंस. इंडिया एब्सटेन्ड from voting in resolutions in UN. Next point, India abstained from voting in resolutions in UN. Next point, India gave humanitarian assistance. India gave humanitarian, HUMANITARIAN, humanitarian assistance to Ukraine. India gave humanitarian assistance to Ukraine. Next point, third point. India urged for safe and sustainable solution. India urged, URGED, India urged for safe and sustainable solution. For safe and sustainable solution based on international norms. India urged for safe and sustainable solution based on international norms and principles. NORMS, norms and principles. ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, इंडियाज कंसर्न. नेक्स्ट हेडिंग इंडियाज कंसर्न. फर्स्ट पॉइंट है बैलेंसिंग रशिया एंड यूएसए. बैलेंसिंग रशिया एंड यूएसए डिप्लोमैटिकली. बैलेंसिंग रशिया एंड यूएसए डिप्लोमैटिकली. फर्स्ट पॉइंट हो गया ये. सेकेंड पॉइंट है रशिया चाइना क्लोजनेस. रशिया चाइना क्लोजनेस, इसमें सब पॉइंट लिखिएगा. सब पॉइंट है रशियाज कंडेमनेशन. कंडेम करता है. सी रशिया चाइना क्लोजनेस. इसमें सब पॉइंट लिखिएगा. सब पॉइंट रशियाज कंडेमनेशन ऑफ क्वाड. रशियाज कंडेमनेशन ऑफ क्वाड. रशियाज कंडेमनेशन ऑफ क्वाड एंड इंडो पैसिफिक ग्रुपिंग. Russia's condemnation of Quad and Indo-Pacific grouping. ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिएगा,
Russia's condemnation of Quad and Indo-Pacific grouping. Third point, arms, ARMS, arms trade with Russia. Arms trade with Russia. Third point, arms trade with Russia. सब पॉइंट लिखिएगा, प्रेशर फ्रॉम वेस्ट, प्रेशर फ्रॉम वेस्ट, प्रेशर फ्रॉम वेस्ट अगेंस्ट आर्म्स इंपोर्ट, प्रेशर फ्रॉम वेस्ट अगेंस्ट आर्म्स इंपोर्ट. Pressure from west against arms import. Fourth point, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं. आगे चलते हैं हम. इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन रशिया, देखा ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं. और इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन रशिया, फोर्थ पॉइंट, इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन रशिया गॉट हैम्पर्ड. इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन रशिया got hampered due to US sanctions. India's investment in Russia got hampered due to US sanctions. India's investment in Russia got hampered due to US sanctions. Next heading, सब लोग लिख पा रहे हैं ना? ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, ग्लोबल इम्पैक्ट, पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ा. ग्लोबल इम्पैक्ट. तो फर्स्ट पॉइंट कॉमन सेंस से बताएंगे, ऑयल प्राइस, ऑयल एंड गैस प्राइस राइज. सिंपल पॉइंट भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो सेंटेंस कंप्लीट भी कर सकते हैं या नहीं कंप्लीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ऑयल एंड गैस प्राइस राइज या इन ऑयल एंड गैस प्राइस राइज, फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट, इन्फ्लेशन इन वर्ल्ड मार्केट, इन्फ्लेशन इन वर्ल्ड मार्केट, इन्फ्लेशन इन वर्ल्ड मार्केट. थर्ड पॉइंट, ठीक है लिख रहे हैं ना. थर्ड पॉइंट, एग्रीकल्चर आइटम्स ट्रेड, एग्रीकल्चरल आइटम्स ट्रेड इम्पैक्टेड, एग्रीकल्चरल आइटम्स ट्रेड इम्पैक्टेड. एग्रीकल्चर आइटम्स ट्रेड इम्पैक्टेड. इसमें सब पॉइंट लिखिएगा, रशिया सप्लाईज 15%, रशिया सप्लाईज 15% नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, रशिया सप्लाईज 15% नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स एंड 19% पोटाश फर्टिलाइजर्स. Russia supplies 15% nitrogenous fertilizers and 19% potash fertilizers. हाँ हाँ पूरे वर्ल्ड मार्केट में. फिर एक और सब पॉइंट लिखिएगा इसी में, यूक्रेन इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ सनफ्लावर ऑयल. यूक्रेन इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ सनफ्लावर ऑयल. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इंडिया एक्सपोर्टेड, फोर्थ पॉइंट, हाँ फोर्थ पॉइंट, इंडिया एक्सपोर्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, इंडिया एक्सपोर्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, PHARMACEUTICALS, pharmaceuticals, and tea to Russia faced some challenges. स्पेलिंग मिस्टेक का मार्क्स नहीं कटेगा. मैं काफ़ी लोगों से बात की है और कॉपीज देखी है. अगर यहाँ पे नॉलेज का टेस्ट है ना, स्पेलिंग का टेस्ट थोड़ी ना है. हाँ हाँ, इंडिया एक्सपोर्ट्स ऑफ, लिख लिया पॉइंट पूरा, इंडिया एक्सपोर्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड टी टू रशिया फेस्ड सम चैलेंजेस, लिख लिया ना. ठीक है. नेक्स्ट एक हेडिंग बनाएगा, वे फॉरवर्ड. क्या है ना कि पेज भरने के लिए ये सब चीज़ लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड. हालांकि की डिमांड ऑफ द क्वेश्चन नहीं होता है वे फॉरवर्ड कि आई का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, लेकिन आप चाहें तो पेज, आपको लग रहा है कंटेंट कम पड़ रहा है जो कि एग्जाम में होता ही है, लिख सकते हैं उस चीज़ को भी आप. हाँ, या एक्सपोर्ट ऑफ वीट फ्रॉम यूक्रेन या सप्लाई ऑफ वीट फ्रॉम यूक्रेन, ये अच्छा पॉइंट है, लिखिए. वीट वाला पॉइंट लिखे हैं, नहीं सनफ्लावर लिखे होंगे आप, देखिए. या फिर उसी में लिख लीजिए, यूक्रेन इज द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ सनफ्लावर ऑयल है ना, उसमें कॉमा वीट लगा दीजिए आप. हाँ
ग्लोबल इम्पैक्ट लिख रहे थे ना हम लोग। हाँ, पॉइंट तो बहुत है, अब पॉइंट इतना हो जाएगा कि 10 पेज भी लिख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लिमिट लगाना है हम लोग को आंसर पे, है ना। कहीं एक जगह लिमिट लगाना पड़ेगा ताकि 20 मिनट में एक आंसर भी तैयार हो जाए और इतना कंटेंट है कि याद भी कर लें। आपको लगता है कि आप याद कर सकते हैं तो जरूर लिखिए, नोट्स में अपडेट कर लीजिए उसको। तो वे फॉरवर्ड में क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, कॉमन सेंस से बताइए ना कि क्या होना चाहिए आएगा रास्ता। क्या, नॉट टाइम फॉर वॉर, है ना, सीज फायर होना चाहिए। कॉमन सेंस एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट बताइए, बताइए। हाँ, बताइए बताइए, स्टेटमेंट बताइए। नॉट एरा ऑफ वॉर, एक बात तो हो गया, सीज फायर ना, और बताइए अगला पॉइंट। सीज फायर वही बात हो गई। क्या, रेफरेंडम करा है, यूक्रेन चाहेगा थोड़ी ना, ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें दोनों लोग सहमत हो। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि अगर वो अलग होना चाहते हैं लोहा, इतना इजी सॉल्यूशन नहीं है। आप लोग, अच्छा ऐसा लगता है आपको, फिर तो रशिया ज़्यादा पावरफुल नहीं हो जाएगा। तो रशिया तो फिर एडवांस कर देगा ना, वो तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा जब नेटो फोर्सेस पीछे हट जाएंगे तो पूरा यूक्रेन। आप ये चाहते हैं यूक्रेन जल्दी जल्दी लड़के खत्म, कैप्चर करो खत्म करो, है ना। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल हम बताते हैं, आप क्या बोल रहे हैं, नेटो ज्वाइन ना करें। एक मिनट रुकिए, आपकी बात बताते हैं, हम क्या बोले बताते हैं आप। देखिए, एक सिस्टम में जब यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, 3 विंग है ना, और तीनों विंग में अगर बहस नहीं हो रहा है, अगर कुछ दिक्कत नहीं है, स्मूथ चल रहा है, मतलब मिली भगत है कि नहीं। करप्शन है, एटोक्रे जो राजतंत्र होता था, ऑटोक्रेसी, उसमें ऐसा कुछ फ्रिक्शन नहीं आता था गवर्नेंस में, एक स्टेप लिया, काम हुआ, बात खत्म। तो आप तो फिर बोल रहे हैं डेमोक्रेसी में जो फ्रिक्शन है वो बेकार है, ऑटोक्रेसी होना चाहिए, जैसे चाइना में है, फ्रिक्शन नहीं है गवर्नमेंट में, है ना। तो क्या अच्छा है, फ्रिक्शन होना कभी कभी अच्छा होता है। ठीक है, हम समझ गए आप। देखिए, इतना इजी नहीं है जब बोल रहे हैं चीज़, कोई भी शांति बहाल करने के लिए नहीं कि सामने वाला का मुंह बंद कर दो, ठीक है। पीस, पीस का मतलब ये नहीं होता है कि पीछे जाग बंद कर लो। यूएस की, यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेज है, वो लोग थोड़ी ना फूल लेके जाते हैं, हाथ में बंदूक रहता है उनके, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज में, नाम पीस कीपिंग है उसका। तो ऐसा नहीं होता है जैसे बोल रहे हैं आप। हाँ, सेल्फ डिफेंस नहीं, वहाँ पे लड़ते भी हैं वो, रेबल। हाँ, यूपीएससी में नहीं। चलिए, आप एक काम कीजिए, आप लोग वे फॉरवर्ड लिख लीजिए जल्दी से। वे फॉरवर्ड, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा इमीडिएट सीज फायर, फर्स्ट पॉइंट इमीडिएट सीज फायर। कॉमन सेंस से वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं आप, कुछ स्पेसिफिक इसमें है नहीं। इमीडिएट सीज फायर, सब पॉइंट क्या लिखिएगा, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। अभी कोविड-19 भी आया, लड़ाई भी शुरू हो गया, एक कोविड-19 से उभरे नहीं थे, इन्फ्लेशन वैसी, आर्थिक मंदी थी दुनिया में, और रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से इम्पैक्ट और बढ़ गया। तो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, cumulative impact of COVID-19 with conflict induced slowdown, with cumulative impact of COVID-19 with conflict induced slowdown, is impacting world economy, with conflict induced slowdown is impacting world economy. Second point is impacting world economy. Second point, new security order for Europe. New security order for Europe. New security order for Europe. सब पॉइंट लिखिएगा, Russia's concern through new security order for Europe. Sub point, Russia's concern through genuine negotiation should be accommodated for
genuine negotiations should be accommodated for long term peace. For long term peace. थर्ड पॉइंट लिखिएगा, रिवाइविंग, थर्ड पॉइंट, रिवाइविंग मिन्स्क पीस प्रोसेस, MINSK, मिन्स्क पीस प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से आप एक आंसर लिख सकते हैं एग्जाम में। टाइम भले लग रहा है लेकिन आपका हाथ भी चल रहा है, हाथ चलाना बहुत ज़रूरी होता है। मसल मेमोरी जानते हैं ना, कुछ वर्ड्स लिख लेंगे तो उसका स्पेलिंग भूलते नहीं है आप, कुछ कीवर्ड्स ध्यान रह जाता है हमेशा के लिए। तो अपने हैंड राइटिंग में लिखिएगा तभी याद होता है चीज़। बुक से पढ़ के याद कर सकते हैं लेकिन पता नहीं कितना इम्पैक्टफुल है, हमको तो डाउट लगता है उस चीज़ पे हमेशा। इसलिए अपना लिखना ही चाहिए किसी भी हाल में, टाइम भले लग जाए ज़्यादा, डबल टाइम लग जाए, ट्रिपल टाइम लग जाए, लगाना चाहिए। तो देखिए इस पूरे आंसर को एक बार देखिए आप क्विकली। फर्स्ट पेज में देखिए, फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन लिखे हैं, कुछ फैक्ट लिखे हैं उसके अंदर, 24 फरवरी लिखे हैं, डीमिलिटराइज, डीनाजीफाई, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, ये सब कीवर्ड्स है उसमें, दिख रहा है ना आपको। तो कीवर्ड डालने से इंट्रोडक्शन बन गया। आंसर राइटिंग सीखते रहिएगा आप लोग, ठीक है ना, अगर नहीं लिखेंगे तो देखते रहिएगा, क्योंकि सिर्फ मेरा काम पढ़ाना नहीं है, आप लोग का मार्क्स लाना भी मेरा एक वो ड्यूटी है कि आप लोग मार्क्स लेके आएँ। तो इसलिए आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाता है हम बता रहे हैं आपको। देखिए तो इंट्रोडक्शन में देखिए, 24 फरवरी 2022 स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, डीमिलिटराइज, डीनाजीफाई, ये सब कुछ कीवर्ड्स हैं। इंट्रोडक्शन हो गया इससे। उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरू किए, क्योंकि इस वॉर में क्या कारण थे, पीछे का स्टोरी देना जरूरी है, इसलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ लिखे हम लोग। क्रीमिया पेनिनसुला के बारे में लिखे हैं 2014 वाला। सेकंड पॉइंट में लिखे डोनेट्स और लुहांस, ये सब कीवर्ड्स हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा एग्जाम में आप, ठीक है। तो ये सब जो प्रो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे, इसको रशिया सपोर्ट कर रहा था सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में क्या है, मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 अग्रीमेंट साइन किया जाता है। मिन्स्क 2 अग्रीमेंट के बाद वहाँ पे कन्फ्लिक्ट एंड हो जाता है, 14 की बात है ये, तब क्रीमिया पेनिनसुला वाली बात। फोर्थ पॉइंट में देखेंगे आप तो इसमें भी फैक्ट लिखा हुआ है, 2021 के लेट से लेके फरवरी 2022 तक रशिया कैसे मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है, तो कुछ डेटा भी लिखे हुए हैं इसके अंदर। फिफ्थ पॉइंट में देखिएगा आप तो इसमें 21 फरवरी 2022, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, 21 फरवरी 2022, इस दिन रशिया ऑफिशियली डोनेट्स और लुहांस पीपल्स रिपब्लिक को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर देता है और अपना ट्रूप्स भेज देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में जो आप, नेक्स्ट पॉइंट इसीलिए लिखा गया है ताकि आंसर से कनेक्ट किया जा सके रिसेंट के बाद। 24 फरवरी 2022 को फुल स्केल इन्वेजन शुरू होता है। कॉज क्या था कन्फ्लिक्ट का, 3 पॉइंट लिखा हुआ है इसमें। फर्स्ट पॉइंट है कि यूक्रेन नेटो का मेंबरशिप चाहता था, और उसके नीचे समझाया गया है कि यूक्रेन का नेटो का मेंबरशिप से क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट सब पॉइंट में लिखा गया है कि कैसे यूक्रेन एक बफर स्टेट है कैसे यूक्रेन एक बफर स्टेट है रशिया और वेस्ट के बीच में, और यूक्रेन अगर नेटो मेंबरशिप ले ले तो नेटो का ईस्ट वर्ड एक्सपेंशन हो जाएगा, ये सब चीज़ लिखा हुआ है इसमें। और उसके बाद यूएस और उसके एलाइज, सेकंड सब पॉइंट में लिखा हुआ है कि यूएस और उसके एलाइज नहीं चाहते थे कि नहीं रोक रहे थे रशिया के स्टेटमेंट को। रशिया बोलता था कि यूक्रेन नेटो का मेंबरशिप नहीं मिलना चाहिए, रशिया के स्टेटमेंट को यूएस ने खारिज कर दिया, यूक्रेन को इंडिपेंडेंट स्टेट बोलते हुए। सेकंड पॉइंट देखेंगे तो रशिया का इंटरेस्ट ब्लैक सी में, ब्लैक सी का जो रीजन है उसमें रशिया डोमिनेंट होना चाहता है। तो अगर यूक्रेन को कैप्चर करता है रशिया तो कहीं ना कहीं ब्लैक सी का बहुत बड़ा टेरिटरी रशिया के कंट्रोल में आ जाएगा, ब्लैक सी का एरिया। थर्ड पॉइंट देखेंगे तो डॉनबास रीजन जो है, जो 2 रीजन थे उनके आसपास, उस रीजन में 8 मिलियन एथनिक रशियन लोग रहते हैं, जो कि जिनका लैंग्वेज, हिस्ट्री, कल्चर रशिया से मैच करता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है कि रेबल ग्रुप बनने का। रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, अलग हेडिंग में देखेंगे आप तो G7 ने क्या बोला, ऑब्वियस बात है कंडेम करेंगे, कोई थोड़ी ना तारीफ करेगा इस चीज़ का। G7 ने कंडेम किया, कुछ देशों ने सैंक्शन लगा दिया, कुछ देशों का नाम लिखा हुआ है। सैंक्शन लगाने का तरीका जानते हैं, ऑयल लेना बंद कर देंगे, गैस लेना कम कर देंगे, ट्रेड कम कर देंगे, बिजनेसमैन पे सैंक्शन लगा देंगे, बिजनेस सील कर लेंगे अमीर लोगों का, रशिया के जो है उनका। तो कुछ देश का नाम लिखा हुआ है, US, EU, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान। उसके बाद स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया रशिया को, ये पॉइंट इसमें लिखा नहीं है, चाहे तो लिख सकते हैं आप स्विफ्ट वाला चीज़ भी। रिजोल्यूशन पास किया गया UNSC में, UNGA में। चाइना बैलेंस करना चाहता है इस चीज़ को। चाइना तो रशिया के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करता है ना, और वोटिंग से एब्सटेन भी किया वो। तो चाइना क्या बोलता है इस चीज़ को, इसको इन्वेजन की तरह मत देखो, मतलब इसको बेसिकली क्या कहता है, नहीं वो तो रशिया बोलता है। देखिए चाइना क्या बोलता है इसको कि सब साइड को बोलता है कि मतलब रिस्ट्रेन करने के लिए बोलता है, हालांकि खुद एब्सटेन करता है चाइना वोटिंग करने से।
चाइना थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है इस चीज़ को। इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है? इंडिया ने एब्सटेन किया वोटिंग से यूएन में। इंडिया ने यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया। और इंडिया क्या चाहता है? तो रूल बेस्ड ऑर्डर बेसिकली, है ना। इंडिया का कंसर्न क्या है? देखिए, इंडिया पे डिप्लोमेटिक प्रेशर देखे होंगे आप। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं जब, तो उनसे हमेशा पूछा जाता है कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, तो रशिया के आप इस रशिया यूक्रेन वॉर को सब्सिडाइज कर रहे हैं। आप तो सब्सिडाइज कर रहे हैं क्योंकि आप तेल खरीद रहे हैं, तो पैसा मिलता है रशिया को, वॉर करता है उससे वो। और तो आप तो गलत कर रहे हैं। तो उनका स्टेटमेंट क्या आता है? क्या बोलते हैं वो? आप तो हमसे ज़्यादा खरीद रहे हैं ना। और सेल्फ इंटरेस्ट, बिल्कुल सही। और ये भी तो बोलते हैं ना कि जब यूरोप की बात आती है तो पूरी दुनिया की बात हो जाती है वहाँ पे। लेकिन जब एशिया में प्रॉब्लम चलता है तो वो एशिया की प्रॉब्लम कैसे हो जाती है? एशियाज प्रॉब्लम इज एशियाज प्रॉब्लम, और यूरोप की प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड प्रॉब्लम है क्या? तो वैसा बोलते हैं। ये तो डबल स्टैंडर्ड है। तो आप हमारे कंसर्न को, हमारे प्रॉब्लम्स को भी तो देखा कीजिए ना, कि इंडिया का चाइना के साथ क्या इश्यूज़ है बॉर्डर पे, डोकलाम वगैरह चीज़ों में। उसको तो नेशनल इश्यूज़, सॉरी, डोकलाम पे जो इश्यूज़ बनता है उसको तो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं उठाते हैं आप। लेकिन आप यूरोप के इश्यूज़ को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उठा रहे हैं। तो इंडिया अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे बैलेंस करना मुश्किल पड़ रहा है इंडिया को। क्या है? बैलेंसिंग रशिया और यूएसए को डिप्लोमेटिकली। एक चैलेंज है इंडिया के लिए ये चीज़। दूसरी बात, इंडिया का रशिया के साथ रिलेशन अच्छा है, चाइना के साथ रिलेशन खराब है, लेकिन दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ अच्छा है। तो मुश्किल पड़ रहा है ना इंडिया के लिए, कैसे बैलेंस करेगा इस चीज़ को। इंडिया जब क्वाड, मतलब इंडिया जब वेस्ट के साथ क्लोज जाता है तो फिर रशिया को दिक्कत है उस चीज़ से, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए बताइए, वेस्ट के साथ कैसे क्लोज जाता है? क्वाड के थ्रू। तो क्वाड का जब एक्सरसाइज करता है इंडो पैसिफिक में, तो रशिया बोलता है ये तो सही नहीं चल रहा है। क्वाड के अगेंस्ट आवाज़ उठाता है रशिया, क्वाड के अगेंस्ट आवाज़ उठाता है। और इंडो पैसिफिक बनने वाले जितनी ग्रुपिंग्स हैं, जैसे आईपीएफ हो गया, ऑकस हो गया, जो भी ग्रुपिंग्स हैं, उसके अगेंस्ट में रशिया बोलता है। तो इंडिया इंडिया के लिए क्वाड तो कितना अच्छा स्टेप है, मतलब इंडिया क्वाड में होने से इंडिया को बहुत फ़ायदा मिलता है। लेकिन रशिया को इस चीज़ से दिक्कत है। तो इंडिया को, रशिया को बैलेंस करने में दिक्कत होती है। जब इंडिया रशिया से आर्म्स खरीदता है, जैसे S-400 नाम सुने होंगे आप लोग ना। इस यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन भी आया था ये वाला पूरा इस पर लास्ट टाइम, सॉरी। S-400 जब खरीदता है रशिया से, तो यूएसए क्या बोलता है? हम तो थर्ड खरीद लो ना, S-400 से अच्छा है हमारा। लेकिन इंडिया रशिया से भी आर्म्स खरीदता है। इंडिया रशिया से बहुत ज़्यादा आर्म्स खरीदता है, ऑलमोस्ट 50% के क्लोज। इतना आर्म्स इंडिया रशिया से अकेले खरीदता है। तो इंडिया का रशिया के साथ रिलेशन अच्छा है आर्म्स को लेके। तो इसमें यूएस आवाज़ उठाता है, वेस्ट कंट्री आवाज़ उठाते हैं। तो एक तो जब वेस्ट के साथ क्लोज गया तो रशिया को दिक्कत, रशिया के साथ क्लोज गया तो वेस्ट को दिक्कत। बैलेंस करना दिक्कत हो रहा है इंडिया को। दूसरी बात, और रशिया चाइना का जो क्लोजनेस है उससे भी इंडिया को दिक्कत होती है, क्योंकि इंडिया जब क्वाड में एक्सरसाइज करता है तो रशिया आवाज़ उठाता है। मतलब इंडिया जब भी चाइना के अगेंस्ट में कोई स्टेप लेता है, जैसे क्वाड है, एंटी चाइना ऑर्गेनाइजेशन ही है ना, एंटी चाइना। तो इंडिया जब चाइना के अगेंस्ट में कुछ ग्रुपिंग बनाता है तो रशिया का प्रेशर पड़ता है इंडिया के ऊपर। दूसरी बात, रशिया से जब आर्म्स लेता है तो वेस्ट आवाज़ उठाता है उसके अगेंस्ट में। और इंडिया के बहुत सारे बिजनेस हर कंट्री में तो हैं ही, रशिया के अंदर भी हैं। तो बिजनेस को भी इम्पैक्ट होगा, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया जाएगा तो मतलब इंडिया के बिजनेस के ऊपर भी तो सैंक्शन लग गया ना, इंडिया के बिजनेसेस पे भी सैंक्शन लग गया। तो ये सब दिक्कतें हैं इंडिया के ऊपर। ग्लोबल सप्लाई चेन में देखेंगे क्या फ़र्क पड़ा है। तो तेल और गैस का दाम बढ़ा है, कॉमन सेंस है ना। तेल और गैस का दाम बढ़ा है ना, तो ये एक पॉइंट कॉमन सेंस से लिख दीजिएगा आप। उसके बाद इन्फ्लेशन है पूरे वर्ल्ड मार्केट में, क्योंकि अगर वॉर हो रहा है, सैंक्शन लगाएगा, तो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने से ऐसा थोड़ी ना है कि वेस्टर्न कंट्री को फ़ायदा होगा, उनको भी तो घाटा होगा ना, उनका इकोनॉमी भी तो लिंक है ना। समझ रहे हैं ना कैसे? तो इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड मार्केट में आया। आगे देखेंगे तो रशिया बहुत सारा फर्टिलाइजर सप्लाई करता है। फर्टिलाइजर सप्लाई करने से क्या वॉर शुरू हो गया, फर्टिलाइजर का सप्लाई कम हो गया, जिससे जिससे फर्टिलाइजर का दाम बढ़ गया पूरी दुनिया में। और तेल का दाम बढ़ गया, खाना पकाने वाला जो तेल होता है उसका भी दाम बढ़ा है। आप सोचेंगे सनफ्लावर ऑयल आता है ना रशिया से, तो हम लोग खाने वाले तेल का दाम क्यों बढ़ गया? हम लोग तो कोई और ऑयल खाते हैं, राइस ब्रांड खाते हैं, या फिर कोई सा भी, मतलब सब्स्टिट्यूट कम हो गया ना उसका बेसिकली। तो देखिए ना, 200-180 रुपये लीटर खरीदे होंगे आप लोग, है ना। हाँ, कितना कितना हो गया? नहीं, आप खाना नहीं पकाते मतलब पकाए कीजिए, सिर्फ लड़कियों का काम नहीं है, ठीक है। आप बताइए। नहीं, सनफ्लावर ऑयल के बाद साथ साथ सबका दाम बढ़ा है, सारे तेल का, जो कुकिंग ऑयल है उनका भी। इंडिया फिर एक्सपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल्स और टी का, फार्मास्यूटिकल्स और टी को एक्सपोर्ट करता है। तो रशिया को एक्सपोर्ट करता था, जिसकी वजह से वॉर शुरू हुआ तो ट्रेड इंडिया का इम्पैक्ट हुआ। तो ये सब चीज़ें पर असर पड़ा है। और रशिया रशिया और यूक्रेन का जो रीजन है वहाँ पे गेहूं का उपज बहुत अच्छा है।
इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला गया बहुत ज़्यादा वेस्ट कंट्रीज के द्वारा कि इंडिया वीट का सप्लाई बढ़ाए मार्केट में, लेकिन इंडिया बढ़ाया क्या? बैन कर दिया ना, उल्टा बैन कर दिया। तो ये था डोमेस्टिक नीड को लेते हुए कि हमारे घर की ज़रूरतें हैं अपनी, उसको लेते हुए इंडिया सप्लाई नहीं किया। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स थे, मुश्किल स्टेप्स थे ये वैसे। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, ये आंसर ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही समझने में ना आप लोगों को? याद हो गया ना पूरा? हाँ, बस मेरा यही एम था कि याद हो जाए आप लोगों को। आपको आसान लैंग्वेज में ही लिखना है ता, ताकि आप याद कर सके, क्योंकि अब लैंग्वेज कोई सा भी लिखिए, कीवर्ड डाल लीजिए, फैक्ट वो डालेंगे ना, कीवर्ड्स और फैक्ट आपको मार्क्स देगा ही देगा, और इसमें काफ़ी कीवर्ड्स और फैक्ट हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं, डाल सकते हैं आप। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ये भी आया था एग्जाम में, और जब मैंने गेस किया था टॉपिक ना, उसके बाद एग्जाम हुआ था वो वाला। तो ये देखते हैं, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस देखते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि यहाँ ही पे याद हो जाए, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगा, घर पे जाके अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आपको याद हो ही जाएगा, देखते रहिएगा गौर से। श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस, अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस है, आर्थिक मंदी आई है। तो न्यूज़ तो देखते होंगे ना आप लोग थोड़ा बहुत, तो क्या क्या सुनने को मिला इस चीज़ में, क्या न्यूज़ आया है? फॉरेक्स रिजर्व कम हो गया उनका, टूरिज्म कम हुआ, कोविड-19 का असर तो पड़ा ही इसके ऊपर। और बताइए, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल दिया, टूरिज्म पे कमी आया, कोविड-19 भी एक पॉलिटिकल इनएबिलिटी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। और बताइए, ठीक है, टी एक्सपोर्ट, ऑर्गेनिक प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है। तो इस पे जो क्वेश्चन आएगा ना, तो पे फ्री नहीं, इस पे जब क्वेश्चन आएगा ना, इस चीज़ पे फ्रीबीज वाला चीज़ भी है, तो क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो यही पूछेगा कि कॉजेस क्या है, क्या कारण है। श्रीलंका इतना बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बगल में था, बिल्कुल सब कुछ शांत सही तरीके से, अचानक से आर्थिक मंदी कैसे आ गई? तो सबसे पहले तो यही, कोई भी देखेगा तो यही पूछेगा कॉजेस क्या है, क्या कारण है इसके। तो मेन क्वेश्चन यही पूछेगा इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। नहीं भी पूछता एग्जाम में तो आपको डालना ही डालना है, इंडिया का एंगल डालिएगा ही हर क्वेश्चन में, आईआर में। और दूसरी बात यह है कि चाइना कैसे इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाएगा, चाइना का डेट ट्रैप डिप्लोमेसी और चाइना का इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ेगा इंडिया के आसपास में, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वगैरह। तो बेसिकली क्वेश्चन तीन तरीके से पूछ सकता है वो, या फिर तीनों को मिक्स करके पूछ सकता है। कॉजेज ऑफ श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस, इंडिया पे क्या उसका असर पड़ेगा, और चाइना का क्या इसमें रोल रहेगा। ठीक है, सब कुछ देखेंगे हम लोग। श्रीलंका का लोकेशन देखिएगा तो इंडिया के साउथ में है, तमिलनाडु कोस्ट के पास में पड़ता है ये। उसके बाद आप देखेंगे तो वहाँ पे सिचुएशन क्या हो रहा था, वहाँ पे लोगों का कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट में कम होने लगा समय के साथ में। क्या कारण थे हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन हाँ वो लोगों का कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट में कम होने लगा, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस कम होने लगा लोगों का। उसके बाद लार्ज लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ श्रीलंका में। प्रोटेस्ट हुआ तो वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी थी वो उसके जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर थे दोनों एक ही फैमिली के थे, राजापक्षेस, है ना। तो एक ही फैमिली के थे, और इन लोगों ने फिर डिमांड करना शुरू किया, पहले तो प्रेसिडेंट को हटाओ, फिर प्राइम मिनिस्टर को भी हटाओ, ऐसे करके डिमांड करना शुरू किया। तो पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुआ, पॉलिटिकल क्राइसिस आना शुरू हो गया यहाँ पे श्रीलंका में। और दूसरी बात, 2020 में आप देखें कोविड-19 जब आया था तो सब देश का इकॉनमी माइनस में ही था। इंडिया का इकॉनमी उस टाइम कितना माइनस में था? हाँ, सेकेंड क्वार्टर में ओवरऑल। फर्स्ट क्वार्टर में कितना था? फर्स्ट क्वार्टर में देखेंगे तो -24 के आसपास होगा परसेंटेज। तो हर देश का इकॉनमी वैसे नेगेटिव में गया, ओवरऑल देखेंगे तो कम था ओवरऑल एक साल का। लेकिन श्रीलंका का देखिए माइनस में, सबका माइनस में था, लेकिन बाउंस बैक नहीं किया श्रीलंका इकोनॉमी उस लेवल पे जितना कि होना चाहिए था, जिसकी वजह से एक आर्थिक मंदी का सिचुएशन तो बनेगा ही। साथ में श्रीलंका फॉरेन डेट बहुत लिया हुआ था, इंडिया का फॉरेन डेट बहुत कम है, आप जानते होंगे। इंटरनल डेट ज़्यादा है, एक्सटर्नल डेट कम है इंडिया का। पूरे डेट में देखेंगे 3-3.5% है फॉरेन डेट बस इंडिया का। लिखने वाली पॉइंट सब नहीं है सब चीज़। अमेरिका का तो इंटरनल डेट ही बहुत ज़्यादा है। और श्रीलंका का फॉरेन डेट देखिएगा ना, तो ये है लगभग ये $56 बिलियन दिखा रहा है। तो आप एग्जैक्टली डेट आप लोग सोचते हैं 56.3, इतना रटेंगे क्या हम लोग?
तो मत रटिए ना, आप अराउंड 50 लिख दीजिएगा एग्जाम में, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं हम? एग्जाम में बुरा नहीं मानेगा इस चीज़ का, ठीक है? तो अब जो श्रीलंका का फॉरेन डेट है वो यूएस बिलियन डॉलर में लगभग 50 बिलियन डॉलर का फॉरेन डेट लिया हुआ है। 50 बिलियन डॉलर जानते हैं क्या है? इन नंबर्स को एनालाइज कर सकते हैं कि क्या होता है ये सब नंबर्स? हाँ, 50 बिलियन डॉलर नहीं, 1 बिलियन डॉलर 7,000 करोड़ होता है ना, 8,000 करोड़ अभी तो हो गया, 8,000 करोड़। तो इतना 50 बिलियन डॉलर का डेट है फॉरेन में, फॉरेन डेट है। इंडिया का पूरा बजट कितने का बनता है लगभग? नहीं, वो बिहार का बता रहे हैं आप। 34,000 करोड़, 37 लाख करोड़। 40 लाख करोड़ से थोड़ा कम है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होते रहता हो रहा है। 39.7 इससे क्लोज है। तो लाख करोड़ में ये नंबर देखेंगे बहुत बड़ा है, क्योंकि श्रीलंका छोटा देश है, उसके हिसाब से ये नंबर बहुत बड़ा है। वो श्रीलंका कहाँ कहाँ से लोन उठाया? जहाँ जहाँ से मिल जाए, जैसे कि इंडिया से भी 2% लोन उठाया हुआ है, वर्ल्ड बैंक से 9%, जापान से है, चाइना से 10-10%, जैसे एडीबी से है। तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। तो इतना सारा लोन ले लोगे तो इकोनॉमिक क्राइसिस का सिचुएशन तो बन ही जाएगा। इंडिया कभी भी फॉरेन डेट ज़्यादा नहीं लेता है, इंडिया हमेशा इंटरनल डेट बढ़ाता है, फॉरेन डेट नहीं बढ़ाता है, मुश्किल पड़ता है ना। हालांकि फॉरेन डेट पे इंटरेस्ट रेट कम रहता है, एक अच्छी चीज़ ये भी है, लेकिन करेंसी इनस्टेबिलिटी भी होता है, उसकी वजह से इनस्टेबल हो जाता है इंडिया। अब यहाँ पे देखेंगे आप एक सिचुएशन, तो हमन टोटा पोर्ट के बारे में जानते हैं आप। अब और ये पोर्ट अभी 99 ईयर्स के लिए, 99 साल के लिए श्रीलंका को लीज पे देना पड़ गया चाइना को। 99 साल मतलब जानते हैं क्या है? जिंदगी भर के लिए। 99 साल में तो पूरा दुनिया जियो पॉलिटिक्स कितना चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? तो एक तरीके से बोले तो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हम्बन टोटा श्रीलंका का एक चाइना को मिल गया। बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशन में। यहाँ पे अब चाइना के शिप आएंगे वगैरह, मतलब कि पूरा का पूरा इंडियन ओशन रीजन में पेट्रोलिंग कर सकते हैं ये। तो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन श्रीलंका का चाइना के पास चला गया। क्यों? क्योंकि चाइना बहुत सारा पैसा दिया श्रीलंका को और श्रीलंका पे नहीं कर पाया, है कि नहीं? तो फिर क्या करना, मतलब पैसा मत दो, जमीन दे दो, ठीक है, सब्सिडी अलायंस, ठीक है, कोई बात नहीं, उसी टाइप का चीज़ हो गया ना ये। तो एक तरीके से बहुत सारा इसका एरिया चला गया। उस टाइम वही होता था ना, पैसा नहीं दे पाते थे, जमीन दे दो अपना। अब श्रीलंका का टूरिज्म बहुत अच्छा है, लैंडस्केप ब्यूटी अच्छी है, हिल्स माउंटेन सब कुछ है, समुंदर भी है, बगल में पहाड़ भी है, लोग घूमने आते हैं, टूरिस्ट बहुत आते हैं। छोटा देश है, इंडिया से भी कम, इंडिया से कम टूरिस्ट आते हैं हालांकि, लेकिन छोटा देश है, कम टूरिस्ट भी आएंगे तो काम चल जाएगा। तो अच्छा खासा टूरिज्म से पैसा कमाते थे श्रीलंका वाले। लेकिन क्या हुआ, कोविड-19 आया, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया, टूरिस्ट आना कम हो जाएंगे, टूरिज्म का सारा इकॉनमी जीरो हो गया, एकदम खाली। उसके बाद ईस्टर बॉम्बिंग हुआ वहाँ पे, ईस्टर बॉम्बिंग की वजह से वेस्टर्न कंट्री में न्यूज़ टूरिस्ट आना कम हो गया। टूरिज्म दोनों चीज़ों की वजह से, कोविड-19 की वजह से और ईस्टर बॉम्बिंग की वजह से टूरिज्म वहाँ पे कम हुआ। ये डेटा बताता है कि कैसे टूरिज्म कम हो रहा है समय के साथ में। तो 2018 पीक था, उसके 2019 में कोविड-19 आया, ईस्टर बॉम्बिंग हुई और उसके बाद ये ग्राफ कम होता गया समय के साथ में। आप अब डेटा देखेंगे ना, हालांकि सब बनाना नहीं एग्जाम में, ऐसा नहीं कि आप बनाइएगा ये सब चीज़ लिखिएगा एग्जैक्टली, बस ये समझने के लिए है, समझ रहे हैं ना? आप इतना लोड मत लीजिएगा कि हम कैसे बनाएंगे एग्जाम में इस चीज़ को। तो फिर यही सब चीज़ हुआ वहाँ पे, टूरिज्म कम होने लगा, इकॉनमी कम होगी, मतलब कलेक्शन कम हो जाएगा ना, पैसा कम आना शुरू हो जाएगा टूरिज्म से। साथ में क्या हुआ कि एक तो फॉरेन डेट ज़्यादा था ही उनका, फॉरेक्स रिजर्व जो कि मेनली यूएस डॉलर में रखते हैं लोग, एक कंट्री रखती है, बाकी करेंसी में भी रख सकते हैं, लेकिन यूएस डॉलर डोमिनेट करता है हर कंट्री में। तो एक तो फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा था उनका, फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा था, तो क्या सोचे वो कि इंपोर्ट कम करते हैं हम लोग। इंपोर्ट कम करने क्या बोले कि प्लानिंग हुआ, मीटिंग हुआ और बोलते हैं कि फर्टिलाइजर्स हम लोग बहुत इंपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइजर्स को इंपोर्ट को कम कर देंगे ना, तो थोड़ा फॉरेक्स रिजर्व जितना तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है, जितना तेज़ी से कम हो रहा है, वो स्लो धीरे धीरे कम होगा। तो एक किसान सुबह उठता है, न्यूज़ में पढ़ता है कि केमिकल फर्टिलाइजर तो बैन हो गया है, तो शॉक में आएगा कि नहीं आएगा? और केमिकल फर्टिलाइजर बैन हो गया तो जो उपज होगा खेतों का वो कम हो जाएगा ना। तो वैसे ही खाने का दाम बढ़ा हुआ है, जो 40 रुपये चावल था 120 रुपये मिल रहा है वहाँ पे। एग्जैक्टली सही डेटा एग्जैक्टली बता रहे हैं आपको हम, ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चर। तो 3 गुना रेट बढ़ गया चावल का। तो अब यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर बैन करके ऑर्गेनिक पे चले जाएंगे आप, तो कहाँ से इतना प्रोड्यूस कर पाएंगे? खाने का दाम तो बढ़ेगा ही ना। और श्रीलंका तो खाने का चीज़ भी इंपोर्ट करता है, ऑयल, उसके बाद पल्सेस, ये सब चीज़ ना इंपोर्ट करता है। सोचिए इतना बेसिक बेसिक चीज़ इंपोर्ट करता है, बिहार में तो सब हो जाता है। तो सब जगह का लैंडस्केप जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है अलग अलग होता है ना।
बिहार में लीची हो जाता है लेकिन सेब कहाँ होता है? नहीं होता है ना। फिर नारंगी कहाँ होता है? नहीं आता है ना वहाँ पे। और राजस्थान में कहाँ पे लीची होता है क्या? हमको तो नहीं पता। तो सब जगह हर चीज़ नहीं हो सकता है ना, है कि नहीं? इंडिया में तो बहुत सारे क्लाइमेटिक जोन्स है ना, सब जगह चावल भी नहीं उग सकता है। जैसे राजस्थान के बहुत सारे एरिया में चावल नहीं उग पाएगा ना। तो इंडिया का तो बहुत सारा क्लाइमेटिक कंडीशन है जिसकी वजह से हम लोग हर चीज़ मिल जाता है, इधर से उधर, उधर से इधर, इस स्टेट से मिल जाता है। लेकिन श्रीलंका का यहाँ पे तो हर टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं मिलेगा आपको, तो यहाँ पे हर चीज़ होगा नहीं, तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जो खाने का चीज़ इंपोर्ट करते हैं, जो आपको सुन के अजीब सा लगेगा कि ये सब चीज़ इंपोर्ट करने वाली है क्या। हाँ, नहीं, नहीं होता है ना वहाँ पे, इसलिए करना पड़ता है। तो इंडिया फूड के मामले में ना, इंडिया बहुत सेल्फ सफिशिएंट है। इसलिए वर्ल्ड में जब फूड का दाम डिस्टेबलाइज होता है ना, तो इंडिया पे तो असर नहीं पड़ता है उस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर कर दिया बैन, और ये हो गया फार्मर शॉक्ड, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोडक्शन अच्छा होगा नहीं, तो खाने का दाम जो बढ़ा हुआ था और बढ़ जाएगा। तो वही सब हुआ। उसके बाद जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, उससे इन्फ्लेशन ऑलरेडी मार्केट में आया हुआ था। अब रशिया, कोविड-19 का तो एक इम्पैक्ट था ही पूरे वर्ल्ड पे इन्फ्लेशन में। कोविड-19 की वजह से इन्फ्लेशन आया ही था, रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से भी इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है, आप लोग को शायद इतना पता है कि नहीं कि इन्फ्लेशन आया था, मतलब पता नहीं इतना फील हुआ कि नहीं हुआ होगा आप लोगों को। हुआ था क्या? बिजनेस जिनका होगा ना उनको पता चला होगा, जिनके पेरेंट्स फैमिली मतलब गवर्नमेंट जॉब में है उनको नहीं पता चला होगा। तो फिर उसका क्या हुआ, श्रीलंका की इकोनॉमी कमज़ोर होगी, फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएगा। तो समय के साथ ना, सिर्फ 2022 में ही नहीं, उसके पहले से ही वहाँ की इकोनॉमिक करेंसी कमज़ोर हो रही थी वहाँ की, श्रीलंका की। अब यहाँ पे देखिएगा एक टाइम पे तो $1 130 के बराबर था, लेकिन बाद में 2018 के टाइम पे 160 के बराबर हो गया था ऑलमोस्ट। $1 यूएस श्रीलंकन रुपीज़ से अगर कंपेयर करेंगे तो। इन सब चीज़ों को बनाने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ रहे हैं हम लोग कि क्या क्या कारण थे वहाँ के इकोनॉमिक क्राइसिस के। दूसरा, एफडीआई जो आ रहा था श्रीलंका में, वो भी टाइम के साथ कम होने लगा। तो एफडीआई कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसका भी एक इम्पैक्ट था इकोनॉमिक क्राइसिस में। साथ में जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तो रिफ्यूजीज़ बनेंगे ही। रिफ्यूजीज़ मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से बनते हैं, एक बहुत बड़ा कारण इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है। इन्वायरमेंटल रिफ्यूजी भी सुनेंगे आप लोग। जैसे अफ्रीका के रीजन में अगर बारिश नहीं हो रही है कहीं पे, तो वहाँ पे अगर उपज अच्छा नहीं होगा, वो ज़मीन कुछ खाने के लिए नहीं देगी, तो वहाँ रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे ना, छोड़ के जाना पड़ेगा उस ज़मीन को। तो अफ्रीका में बहुत सारे इन्वायरमेंटल रिफ्यूजी भी हैं। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा रिफ्यूजी इन्वायरमेंटल रिफ्यूजी ही हैं। जो यूएन का डेटा देखिएगा ना आप, तो 59 मिलियन दिखाएगा मेरे ख्याल से, इतने सारे लोग रिफ्यूजीज़ हैं पूरी दुनिया में। तो रिफ्यूजी बहुत सारे माइग्रेट करके आए। जो श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस जब हुआ, तो तमिलनाडु कोस्ट पास में पड़ता है, मतलब नाव पकड़ा निकाल के आ गए पास में। जब खाने के लिए नहीं है, जीने के लिए नहीं है, तो क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे ना। एक टाइम खाना खा रहे थे, अच्छे फैमिली के लोग वहाँ पे एक टाइम खाना खा पा रहे थे, इतना कॉस्टली था। तो उसकी वजह से ये सब लोग रिफ्यूजीज़ बन के इंडिया में आए। इस सिचुएशन में क्या होगा ना, जब श्रीलंका का हालत ख़राब है, हालत खस्ता है, तो चाइना के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह है ना ये चीज़। चाइना के लिए अपॉर्चुनिटी कैसे है कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, मतलब खूब सारा पैसा दे उसको, और श्रीलंका मजबूर हो जाए उस पैसे को लेने के लिए, क्योंकि मजबूरी तो है ही वहाँ पे, और फ्यूचर में चल के हम्बनटोटा पोर्ट जैसा कुछ कुछ जगह ले ले, है कि नहीं? तो चाइना के लिए तो अपॉर्चुनिटी है ना ये तो। और चाइना जितना डोमिनेंस बढ़ाता रहेगा श्रीलंका के अंदर, चाइना का जितना डोमिनेंस बढ़ता रहेगा, इंडिया के लिए उतना घाटा है ना, इंडिया के लिए उतना लॉस है उस चीज़ का। तो चाइना का डोमिनेंस बढ़ने से इंडिया को लॉस होगा। साथ में जो कोलंबो पोर्ट है वो इंडिया, आपको पता हो कि जो बहुत सारे मेजर पोर्ट होते हैं, माइनर पोर्ट भी होते हैं। मतलब मेजर पोर्ट होते हैं जिसका गहराई बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा बड़ा जहाज जाके लगता है वहाँ पे, और माइनर पोर्ट पे उतना गहराई नहीं होने से बड़ा जहाज नहीं लगता है। तो इंडिया में मेजर पोर्ट कम है। एक कोलंबो पोर्ट है जो कि बहुत अच्छा पोर्ट है, तो इंडिया में बहुत सारा प्रोडक्ट यहाँ से भी आता है। एक बड़ा जहाज वहाँ जाके लगेगा, फिर वहाँ से छोटा जहाज लेके इधर पोर्ट की तरफ आएगा। सिंगापुर जानते हैं ना आप लोग? सिंगापुर का पोर्ट बहुत डेवलप्ड है। सिंगापुर बहुत एडवांस कंट्री भी है। वहाँ पे बहुत मेजर पोर्ट्स, बहुत बड़े बड़े पोर्ट हैं। तो बहुत सारे जो सामान एशिया भेजना होता है यूरोप से ना, तो पहले सिंगापुर में आता है वो, और फिर वहाँ पे छोटे छोटे शिप पे लद के फिर दूसरे से देशों में जाता है वो, क्योंकि वहाँ के पोर्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत डीप पोर्ट है वो। तो वैसे ही कोलंबो पोर्ट है। अगर श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, तो कोलंबो पोर्ट अगर इम्पैक्ट होता है, इस पर असर पड़ता है, तो भारत का भी ट्रेड पे असर पड़ेगा। श्रीलंका के साथ इंडिया भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड है ना। अगर कोलंबो पोर्ट का अगर सप्लाई चेन डिसरप्ट होता है, तो इंडिया के ट्रेड पे भी असर पड़ेगा उस चीज़ का। अगर साथ में देखेंगे, इंडिया का कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट भी है श्रीलंका में। ट्रिंको माल्या भी आप पढ़े होंगे ना, पीटी पढ़े होंगे। उसके बाद आप जाफना वगैरह हो गया, ये सब जगह पे भी इंडिया का प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन ये रिसेंटली पढ़े होंगे, ट्रिंको माले
ये वाला। चले, अब देखिए चाइना चाइना भी बहुत सारे प्रोजेक्ट करता है दूसरे देशों में जाके। इंडिया की कंपनी में जाके प्रोजेक्ट करती है, लेकिन चाइना वाले तो इंडिया में जाके आके प्रोजेक्ट कर देते हैं। चाइना वाले इंडिया में भी प्रोजेक्ट कर देते हैं ना, चाइना वाले सस्ते में कर देते हैं प्रोजेक्ट ना, बहुत सस्ता में बीट करते हैं चाइना वाले। तो इन्वेस्टमेंट के मामले में ना अगर देखिएगा आप कंपैरिजन कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट के मामले में कंपैरिजन कीजिएगा तो कहीं ना कहीं चाइना का इन्वेस्टमेंट हर देश में बहुत ज़्यादा है, और चाइना का डोमिनेंस जितना बढ़ेगा इंडिया के लिए उतना लॉस है कि नहीं? कंपटीशन है ना इंडिया चाइना में, तो अगर जितना चाइना का डोमिनेंस इंडिया के आसपास के देशों में बढ़ेगा इंडिया के लिए उतना लॉस है। चाइना का जैसे BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंडिया उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया। चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये सब भी जानते हैं आप। तो चाइना की जो कंपनीज हैं वो बहुत सस्ते में बिड कर देती हैं प्रोजेक्ट। श्रीलंका के अंदर भी चाइना का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो चाइना कहीं ना कहीं एडवांटेज पोजीशन पे है इंडिया से श्रीलंका में। और इंडिया के लिए ये दिक्कत वाली चीज़ है, क्योंकि इंडिया की कंपनी उतना टाइमली प्रोजेक्ट नहीं कर पाती है जितना कि चाइनीज़ कंपनी कर देती है, और जितना सस्ते में कर देती है। उसके बाद श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आप देखिएगा तो श्रीलंका के पास मतलब कहने के लिए बहुत कम पैसा है और लोन बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट $50 बिलियन का लोन है, डेटा रट लीजिएगा आप लोग, लगभग $50 बिलियन। साथ अब उसके बाद क्या हुआ कि अब इंडिया का जो पड़ोसी है श्रीलंका, इंडिया से छोड़ देगा इस सिचुएशन में, तो कहीं ना कहीं चाइना का डोमिनेंस बढ़ेगा, तो इंडिया के लिए घाटा है वो चीज़। तो इंडिया को अपने पड़ोसियों को मदद करना चाहिए। गुजराल डॉक्ट्राइन 1987, उसके बारे में सुने हैं क्या? क्या बताए थे वो बोले थे कि अपने पड़ोसी जो जितने भी देश हैं उनको बिना घाटा और बिना फ़ायदा देखे उनको हेल्प करना चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह है पड़ोसी आपके जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल रिलेशन से पढ़ेंगे ना तो सबसे इंपॉर्टेंट पड़ोसी देश ही होता है, दूर के देश बाद में आते हैं। ठीक है, तो RBI साइन किया, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया $400 मिलियन का। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का मतलब जानते हैं क्या होता है? मतलब इंडिया अपना रुपया देगा और श्रीलंका अपना रुपया देगा, करेंसी एक्सचेंज हो जाएगा। तो श्रीलंका के पास इंडियन रुपीस जब होगा तो श्रीलंका उस इंडियन रुपीस को कहाँ खर्च करेगा? इंडिया में ही खर्च करेगा ना। तो ठीक है, इंडिया से कुछ सामान खरीदेगा, लेकिन इंडिया के पास भी श्रीलंकन रुपीज़ है, इंडिया उस श्रीलंकन रुपीज़ का क्या करेगा? श्रीलंका का सामान खरीदेगा, मजबूरी में खरीदना पड़ेगा इंडिया को। हालांकि श्रीलंका को ज़रूरत है ना इंपोर्ट का, श्रीलंका को, तो श्रीलंका को तो फ़ायदा होगा उस चीज़ का। इंडिया को उतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन चल जाएगा वो चीज़ भी, एक तरीके से हेल्प करने के लिए ये चीज़ है। तो बहुत सारे करेंसी स्वैप अग्रीमेंट आप सुने होंगे, बहुत सारे देशों के बीच में सुनते रहते होंगे, है ना? है ना? डॉलर ही तो ऐसा करेंसी है जो पूरे वर्ल्ड मार्केट में किसी भी देश में आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी करेंसी से कर सकते हैं क्या? ईरान से तेल खरीद लेता है इंडिया रुपीज़ में, लेकिन रुपीज़ वैसे वर्ल्ड मार्केट में सब जगह चलता नहीं है। जैसे श्रीलंका का रुपया है, श्रीलंका का रुपया अपना दूसरे देश में थोड़ी ना रुपया श्रीलंका रुपया देगा, वो ट्रेड करना तो डॉलर देना पड़ेगा उसको। फॉरेक्स रिजर्व है नहीं, देगा क्या? दे नहीं पाएगा। तो इंडिया करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया कि कोई बात नहीं, तुम मेरा रुपया लो और हमसे ही सामान खरीद लो, ठीक है? तो उसके इक्विवेलेंट श्रीलंका अपना रुपया देगा इंडिया को, तो इंडिया को मजबूरी में श्रीलंका से सामान खरीदना पड़ेगा, लेकिन चलो ठीक है। अब ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है हर देश में लगा हुआ है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट हो गया और बाकी सब जगह ग्वादर हो गया, यहाँ पे बांग्लादेश में है, म्यांमार में है, सब जगह पे चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है। चाइना का डोमिनेंस इस सिचुएशन में, श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे चाइना का डोमिनेंस जितना श्रीलंका में बढ़ेगा इंडिया के लिए उतना दिक्कत वाली सिचुएशन है। यहाँ पे चाइना का शिप आएगा, नेवी आएगा, सब कुछ आएगा, मिलिट्री आएगा, अब इतना पास में आ जाएगा, तो एक इंडिया के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है ना, ये वाली चीज़ है ना ये। तो इंडिया को इसको काउंटर बैलेंस करना ही चाहिए। कैसे करे? कुछ प्रोजेक्ट लगाओ श्रीलंका के अंदर, है कि नहीं? जैसे हेल्प कर सकते हो, जैसे इकोनॉमिकली हेल्प कर सकते हो, पॉलिटिकली हेल्प कर सकते हो, जैसे हेल्प कर सकते हो हेल्प करो, ताकि रिलेशन स्ट्रांग रहे। तो इंडिया का कुछ प्रोजेक्ट है, जैसे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया वहाँ पे इंडिया, लेकिन उतना चला नहीं क्योंकि वेल कनेक्टेड नहीं है। समझ रहे हैं ना? जैसे गया का एयरपोर्ट पटना के बराबर नहीं चलता है ना, ठीक है, लेकिन वैसे ही ये एयरपोर्ट उतना चला नहीं क्योंकि ये वेल कनेक्टेड नहीं है। अब एयरपोर्ट बना रहे हैं तो हर जगह से कनेक्ट करना पड़ेगा ना, सारे शहरों से, पोर्ट से, बंदरगाह से, और बड़े बड़े शहरों से कनेक्ट कीजिए, तो उतना कनेक्टेड नहीं है। तो ठीक है, ये प्रोजेक्ट इंडिया का है वहाँ पे एक। उसके बाद इंडिया ने सोलर पावर में खर्च किया, रिन्यूएबल एनर्जी में खर्च किया श्रीलंका में, ये एक अच्छा चीज़ है। इंडिया ISA, इंडियन सोलर अलायंस स्टार्ट किया ना 2015 में, तो इंडिया एक यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में भी खर्च किया है श्रीलंका में। आप देखेंगे इस सिचुएशन में, जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जब श्रीलंका का हालत ख़राब है, इस सिचुएशन में इंडिया के लिए एक अच्छी बात यह है कि इंडिया श्रीलंका के साथ बैठ के बात कर सकता है।
अभी इंडिया का अपर हैंड है श्रीलंका पे, है कि नहीं? तो इंडिया श्रीलंका के साथ बैठ के क्या बात करेगा कि मछुआरों वाला इशू, फिशरमैन इशूज़ क्या है कि इंडिया के कुछ मछुआरे हैं जो तमिलनाडु कोस्ट से आगे बढ़ते हैं मछली पकड़ने के लिए, और तो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाते हैं वो, क्योंकि मछली इधर मिलता नहीं है ज़्यादा, मछली इधर ज़्यादा मिलता है, कोरल रीफ इधर अच्छा खासा है। तो मछुआरा इधर बढ़ा जैसे, यहाँ की कोस्टल गार्ड पकड़ के जेल में बंद कर देंगे। अब उसका लॉयर थोड़ी ना है कि अपना वकालत करेगा, वो जेल में बंद रहता है कई सालों तक। फिर कुछ सरकार अपना कुछ बातचीत करती है, फिर छोड़ता है उसको। अब यहाँ पे मछुआरे तो इतने गरीब है, मतलब इतना गरीब मछुआरा है, उसको अपने बच्चे का कोचिंग का फीस भी भरना है, उसको आईएएस बनने का मन है, तो आगे आगे जाएगा ना मछली पकड़ने के लिए, तो पकड़ा जाएगा वो। मजाक कर रहे हैं ऐसे ही, लेकिन हाँ मजबूरी में तो कोई जाएगा ना, अपना पेट पालना है हर किसी को। है ना, है, बिल्कुल क्रॉस करेंगे। वही तो बोल रहे हैं, उनको अपने अपने बच्चों का स्कूल का फीस भरना है। हाँ नहीं, वो तो उनका रहता है, सब डिवाइस रहता है सब कुछ, लेकिन फिर भी मजबूरी में जाते हैं वो। मजबूर है ना, इकोनॉमिकली मजबूर है वो आदमी, तो बस यहाँ जाता है और पकड़ा जाता है कोस्टल गार्ड के थ्रू। तो इंडिया को इस सिचुएशन में बैठ के बात करना चाहिए श्रीलंका के साथ में, कम से कम पकड़ो नहीं, भगा दो उनको वहाँ से, ठीक है, बोल दो चले जाओ वहाँ से वापस, जेल में बंद कर दे, तो अच्छी बात थोड़ी है। तो ये सब बातें हैं इंडिया श्रीलंका के साथ बैठ के कर सकता है इस सिचुएशन में। और श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या होगा कि इंडियन ओशन जो रीजन है, इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पे डोमिनेंस बहुत अच्छा है। इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, जो कि दुनिया में सिर्फ 6 देशों के पास है। अब तो ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया को भी एक मिल जाएगा, यूके दे देगा ऑस्ट्रेलिया को एक, लेकिन सिर्फ 6 देशों के पास, अब 7 देश हो जाएंगे। तो इंडिया का डोमिनेंस यहाँ बहुत अच्छा है, इंडिया की नेवी बहुत स्ट्रांग है। तो इंडिया का डोमिनेंस इंडियन ओशन रीजन में कम हो जाएगा अगर श्रीलंका में चाइना का डोमिनेंस बढ़ जाए, मतलब श्रीलंका में चाइना का प्रेजेंस बढ़ जाए, तो इंडिया का डोमिनेंस कम होगा ना इस रीजन में। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए। दूसरी बात, इंडिया को क्या करना चाहिए, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में कहीं ना कहीं एक बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस या बुद्धिस्ट काउंसिल को लेके, या फिर जो पहले अशोका के टाइम पे जो 2 लोग गए थे, अशोका के बेटा और बेटी, क्या नाम था उनका? हिस्ट्री में पढ़े हैं ना? नहीं नहीं, महेंद्र और संघमित्रा। हाँ, तो वो लोग गए थे, तो वहाँ पे बुद्धिज़्म फैला, और अभी मेजर रिलीजन श्रीलंका में बुद्धिज़्म ही है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से लोग आते हैं, बिहार गया में, हम लोग के एरिया में आते हैं। है कि नहीं? पता नहीं सब लोग बिहार के हैं या नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, वहाँ से आते हैं। आप लोग देखे ही होंगे, गए होंगे तो आप लोग फॉरेन टूरिस्ट देखे हैं ना? हाँ, तो हम लोग तो बिहार में कोई फॉरेन टूरिस्ट देखे नहीं, क्योंकि मेरा घर तो उधर है नहीं, लेकिन हाँ लोग आते हैं। तो हाँ, तो एक कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म लेकिन इंडिया और श्रीलंका के बीच में रिलेशन अच्छा हो सकता है, एक कल्चरल लिंक है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो इंडिया को इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज़ को ना? अब आंसर कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए आपको